नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं हूं ममता और आज आपके लिए एक अत्यंत रोमांचक, रहस्य और रोमांच से भरी हुई कहानी लेकर आई हूं, जिसमें आपको प्यार, धोखा और तंत्र मंत्र का जाल देखने को मिलेगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, राजा सत्यजीत अपनी पत्नी रानी चंद्रप्रभा के साथ अपने महल के बगीचे में शाम के वक्त टहल रहे थे। तभी अचानक एक सैनिक हांफता हुआ भागा और राजा के सामने आकर रुक गया। सैनिक ने घबराते हुए कहा, महाराज महाराज, राजकुमार आदित्य गोंजी के भयंकर जंगल में चले गए हैं। वह सुबह के दूसरे पहर में गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। सैनिक की बात सुनते ही राजा गुस्से में चिल्ला उठे, अरे उस जंगल में जाना तो एकदम मना है। मैंने तो जंगल के चारों ओर सैनिक लगा रखे हैं। उस वन में तो कोई साधारण आदमी या कोई जानवर भी नहीं जाता। फिर सैनिकों के तैनात होते हुए राजकुमार आदित्य जंगल के भीतर कैसे चले गए? सैनिकों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? तब वह सैनिक अपना सिर झुकाकर बोला, महाराज, वहां पहरा दे रहे सैनिकों ने राजकुमार को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, मगर राजकुमार ने किसी की एक न सुनी। वह जबरदस्ती जंगल के अंदर चले गए। राजा बहुत गहरी चिंता में डूब गए। यह देखकर रानी ने बेचैनी से पूछा, महाराज, क्या हुआ? आप इतने परेशान और चिंतित क्यों हो गए हैं? ऐसा क्या रहस्य है उस जंगल में कि कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता? राजा ने अपनी रानी को बताया, महारानी, वह जंगल अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। उस भयानक जंगल में जो भी एक बार गया है, वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। वहां कोई मायावी जीव रहता है जो अलग अलग रूप धारण करता है। जब वह किसी मनुष्य को देखता है तो सोने का एक आलीशान महल बन जाता है, और जैसे ही कोई आदमी उस महल के अंदर जाता है, वह महल उस आदमी के साथ पलक झपकते ही गायब हो जाता है। अगर वह किसी जानवर को देखता है तो एक सुंदर मनमोहक तालाब बन जाता है, और जब जानवर उसमें पानी पीने के लिए उतरते हैं तो वह तालाब जानवर समेत अचानक गायब हो जाता है। वह जीव बहुत तरह तरह के जाल बुनता है। मुझे तो लगता है कि उस जंगल में कोई खतरनाक दानव रहता है। रानी यह सुनकर बोली, आपके दरबार में तो 4 बड़े विद्वान तांत्रिक रहते हैं, फिर भी वह दानव इस प्रकार लोगों का शिकार कैसे कर लेता है? आपको तो उन तांत्रिकों की सहायता से उस मायावी दानव का खात्मा करवाना चाहिए। महाराज, आदित्य हमारा इकलौता राजकुमार है। आप किसी भी तरह हमारे राजकुमार को बचाइए। इतना कहते हुए रानी फूट फूट कर रोने लगी। तब राजा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, महारानी, आप धैर्य रखें। मैं राजकुमार को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। मैं अपने राजकुमार पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। पुरानी सदियों की बात है, एक नगर था जिसका नाम था लखनगढ़। वहां पर राजा सत्यजीत राज किया करते थे। राजा अपनी प्रजा की देखभाल करने वाले थे और हमेशा न्याय के नियमों का पालन करते थे। वह धर्म कर्म में भी आवश्यकता से अधिक विश्वास रखते थे, पर उनकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह पाखंड और दिखावे में बहुत यकीन करते थे। उन्होंने अपने राजमहल की सुरक्षा के लिए 4 तांत्रिकों को पाल रखा था। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये तांत्रिक किसी भी आक्रमण से उनकी रक्षा कर लेंगे। वे चारों तांत्रिक रोज राजा के महल में कोई न कोई तंत्र क्रिया करते रहते थे। ये चारों तांत्रिक तंत्र मंत्र के नाम पर राजा से बहुत सारा पैसा ऐंठते थे। राजा यह देखकर खुश होते थे कि ये तांत्रिक उनके लिए शुभ कार्य कर रहे हैं। राजा सोचने लगे थे कि इन तांत्रिकों के होते हुए मुझे सेना की क्या जरूरत है। अब वह अपनी सेना पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने नए सैनिकों की भर्ती पर रोक लगा दी थी और हथियारों पर होने वाले सभी खर्चे बंद कर दिए थे। अब नए हथियार नहीं बनाए जा रहे थे। रक्षा पर खर्च होने वाला धन तो ये तांत्रिक हजम कर रहे थे, और कुछ राज दरबारी भी उन पैसों से ऐश कर रहे थे। राजा पहले अपनी प्रजा की बहुत मदद किया करते थे, मगर तांत्रिकों और मंत्री चौहरमल के कहने पर कि प्रजा का काम राजा को कर टैक्स देना है, कर लेना नहीं है, राजा ने यह मान लिया कि प्रजा को किसी मदद की जरूरत नहीं है। इसलिए राजा ने प्रजा की सहायता करना बंद करवा दिया था। सहायता बंद हो जाने के कारण प्रजा में राजा के प्रति असंतोष फैलने लगा था। राजा कर लेने के लिए मंत्री को भेज देते थे, मगर वह कभी यह पता नहीं करते थे कि प्रजा कर देने के योग्य है भी या नहीं। खेतों में फसल हुई है या नहीं, कहीं सूखा तो नहीं पड़ा है, कहीं बाढ़ तो नहीं आई है। राजा के राज्य में प्रजा के लिए चिकित्सा, इलाज का भी कोई इंतजाम नहीं था।
पहले राजा इन सब बातों पर ध्यान देते थे, मगर अब तो प्रजा का हाल पूछने वाला कोई नहीं था। कभी कभी मंत्री चौहरमल प्रजा के बीच आता था और प्रजा के घरों से जबरदस्ती और बलपूर्वक अनाज उठवा ले जाता था। जब उसे लगता कि प्रजा के लोग विरोध करने वाले हैं, तो वह प्रजा के बीच झूठे आश्वासन की बातें करने लगता। वह प्रजा के लिए सैकड़ों सुख सुविधाओं की बातें सुनाता कि राजा प्रजा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अगले आने वाले साल में प्रजा को इतनी सुविधा मिल जाएगी कि हर गली में दूध की नदी बहेगी। राजा एक खास योजना के तहत काम कर रहे हैं। अगर राजा की योजना में तुम लोग चुपचाप सहयोग करो तो राजा तुम्हारे खेतों से सोना उगा देंगे। अब भोली भाली प्रजा मान लेती कि सचमुच राजा हमारे खेतों में सोने का पेड़ लगाने वाले हैं, जबकि इक्का दुक्का चतुर किसान इसे मंत्री की साजिश मानते थे कि यह मंत्री की सोची समझी चाल है। कहीं कोई सोने का पेड़ नहीं होता, ये प्रजा को सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। तब महामूर्ख प्रजा उन लोगों से ही लड़ जाती थी। वे कहते थे, सोने का पेड़ होता है, जब राजा ने खुद अपने मुंह से कहा है तो जरूर सोने का पेड़ होता है। तब गांव के बुजुर्ग उन्हें समझाते थे कि यह बात राजा खुद अपने मुंह से नहीं कह रहे, बल्कि मंत्री कह रहा है, और मंत्री का मुंह नहीं है, वह कुछ और है, इसलिए उसकी बात पर भरोसा मत करो। मगर सच्ची बात कौन सुनता है? सदियों से परंपरा रही है कि कोई सच पर विश्वास नहीं करता। सच्ची बात हमेशा से कड़वी रही है, जबकि झूठ में मीठा जहर रहता है। तभी तो कबीर ने कहा था कि साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगह पतियाना। अगर सच बोलो तो लोग मारने दौड़ते हैं और झूठे पर दुनिया विश्वास करती है। अब प्रजा में मंत्री की जय जयकार होने लगी थी। बेवकूफ लोग आंख रहते हुए भी अंधे होते हैं। उनका खुद का घर जल रहा होता है, मगर फिर भी जलाने वाले की ही तारीफ करते हैं, क्योंकि वे अंधे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता है। जब फसल तैयार होती तो मंत्री अगला झूठा जुमला सुना देता कि तुम लोग अपने घर का सारा अनाज दे दो, तभी तो राजा तुम्हारे खेतों में सोने का पेड़ लगाएंगे। वह बड़ी आसानी से सबको बेवकूफ बनाकर चला जाता था। मूर्ख लोग अपना सब कुछ लुटा देने पर भी खुश रहते थे। जब फसल लगाने की बारी आती तो मंत्री फिर ढूंढने से भी नहीं मिलता था। इस तरह चौहरमल सबको बकचौहर बना देता था। उधर राजा की पहली रानी बीमार रहने के कारण कुछ महीनों में ही गुजर गई थी, तो राजा को अपना दूसरा विवाह करना था। राजा पड़ोस के राज्य की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह करना चाहते थे, मगर उनके सामने एक बहुत बड़ी अड़चन थी। चंद्रप्रभा राजा भवानीमल की बेटी थी और भवानीमल से राजा सत्यजीत की पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही थी। हालांकि राजा सत्यजीत और भवानीमल के बीच कोई सीधी लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन दोनों राज्यों में व्यापार का काम नहीं होता था। फिर भी दोनों राज्यों में आने जाने पर कोई रोक नहीं थी। प्रजा के लोग आते जाते रहते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे के राज्य में शादी विवाह भी होते रहते थे। लेकिन दोनों राज दरबारों में आपसी वैर, दुश्मनी बना रहता था। राजा ने चंद्रप्रभा को कई बार देखा था, मगर चंद्रप्रभा ने राजा पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उन्हें पता था कि राजा पहले से विवाहित है, लेकिन अब तो राजा की रानी नहीं थी, तो राजा चंद्रप्रभा के चक्कर में पड़ गए। वह यह जानते थे कि इस काम में बहुत खतरा है। दोनों राज्यों में लड़ाई छिड़ सकती है, या राजकुमारी खुद राजा को पसंद नहीं कर सकती है। फिर भी राजा सत्यजीत आग से खेलने के लिए मन बना लिए और राजकुमारी चंद्रप्रभा से मिलने का विचार बना लिया। राजा भवानीमल हर साल अपने राज्य के नगर हसनपुर में एक बहुत बड़ा मेला का आयोजन करते थे। उस मेले में दूर दूर के लोग आते थे। उस मेले में सिर्फ मेवा मिठाई खिलौने ही नहीं बिकते थे, बल्कि पशु पक्षी से लेकर इंसान तक बिकते थे। उस मेले में रोज चंद्रप्रभा भी जाती थी। राजा ने सोचा कि चलकर चंद्रप्रभा से बात कर लेता हूँ। वह हाँ या ना दो ही जवाब देंगी। अगर ना कहती है तो चला आऊंगा, और यदि हाँ कहती है तो मैं उनसे विवाह कर लूंगा और उन्हें लेकर अपने नगर चला आऊंगा। उसके बाद यदि लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन राजा के सामने समस्या थी कि वह हसनपुर जाएंगे कैसे। वहां तो यदि पहचान ली गए तो भवानीमल के सैनिक उन्हें बंदी बना लेंगे। तो राजा ने सोचा कि मैं भेष बदल कर जाऊंगा, और फिर मनचाहा प्रेम खुद से चलकर पास नहीं आता, उसके लिए आग पर चलना ही पड़ता है। सोना तभी आभूषण बन पाता है जब वह आग में तपता है। राजा बिना किसी को बताए हसनपुर के लिए निकल गए।
वह मेले में घूमकर पहले पूरा जायजा लिए। वह अब राजकुमारी की तलाश में लग गए। राजा के बहुत ढूंढने के बाद राजकुमारी मेले से बाहर एक पेड़ के पास मिल गई। उनके साथ उनकी एक दासी भी थी। राजकुमारी ने दासी से कहा कि देखो, मैं घूमते घूमते बहुत थक गई हूँ, तुम मेरे लिए कुछ खाने और पीने को ले आओ। दासी राजकुमारी को पेड़ के पास अकेला छोड़कर मेले की तरफ बढ़ गई, लेकिन जाने से पहले हिदायत दे गई कि आप यहाँ चुपचाप बैठना, किसी से कोई बात मत करना, कहीं इधर उधर जाना भी नहीं। मैं पल भर में आ जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा मेला घुमाऊंगी। मैं आज आपको बांकीपुर का हार खरीदवाऊंगी, बस यहीं बैठी रहो। राजा सत्यजीत इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उधर दासी का एक प्रेमी था जिसका नाम अठई था। वह दासी के पिता चीलर से काफी डरता था, लेकिन फिर भी दासी से प्रेम करता था, तो दासी भी उसके ऊपर जान छिड़कती थी। वह चाहती थी कि उसका विवाह किसी तरह अठई से हो जाए। अठई मेला में इसीलिए आया था कि उसे अपनी प्रेमिका का दीदार हो जाए, मगर यहाँ तो दीदार ही नहीं, बाहर भी लूट सकता था। दासी अकेली मेले में गई तो वह दासी से जा मिला। दासी भी जैसे उसके दीदार को जन्म जन्म की प्यासी थी। वह अठई को लेकर दूसरे किनारे एक खंडहर में चली गई। वह भूल गई कि वह राजकुमारी को एक पेड़ के पास अकेला छोड़ आई है। इधर राजा सत्यजीत मौका पाकर राजकुमारी चंद्रप्रभा के पास चले गए और राजकुमारी से अपना परिचय दिया कि राजकुमारी जी, मैं आपके राज्य के पड़ोसी राजा सत्यजीत हूँ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आपका प्रेम मुझे यहाँ तक खींच लाया है। राजकुमारी बोली, आप धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। आप बहुत बड़ा खतरा मोल लिए हो, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप नहीं जानते कि आप दुश्मन राजा के राज्य में हो। भेद खुल जाने पर बंदी भी बनाए जा सकते हो। आप यहाँ से जल्दी चले जाओ। राजा बोले, राजकुमारी जी, मैं यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको साथ ले जाने आया हूँ। आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी बोली, ये बड़ी मुश्किल काम है, आपसे विवाह संभव नहीं है। राजा बोले, क्या मैं बुरा दिखता हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे किसी से प्रेम करने का हक नहीं है? राजकुमारी बोली, राजन, आप बहुत अच्छे हो, प्रेम करने के योग्य हो, लेकिन हमारे और आपके राज्य के बीच की जो दूरियां है वह बहुत लंबी है और उसमें सिर्फ खतरे ही खतरे हैं। मैं उस कठिन रास्ते पर अकेले नहीं चल सकती। राजा बोले, राजकुमारी, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझसे एक बार कह दो कि आप मुझे पसंद करती हो, मुझसे विवाह करना चाहती हो। राजकुमारी बोली, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आप बहुत अच्छे हो। अगर मुझे मौका मिले, मेरे माता पिता मेरा विवाह आपसे करना चाहे, तो आप मेरी पहली पसंद होंगे। मैं आपके साथ चलने को तैयार हो जाऊंगी, मगर मैं खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकती। आप जानते हो कि लड़की चाहे किसी की भी हो, वह स्वतंत्र नहीं होती। विवाह के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। आपको यदि मैं बहुत पसंद आ चुकी हूँ तो आप मेरे पिता से मिलिए, वही हमारे विवाह पर निर्णय लेंगे। राजा बोले, क्या आप मुझे बंदी बनवाना चाहती हो? यानी आपके दिल में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है? राजकुमारी बोली, मुझे लगता है कि आप प्रेम का नाटक करने आए हो। आपको मुझसे प्रेम नहीं है। अरे, प्रेमी तो प्रेमिका के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। प्रेमी को प्रेमिका के सिवा दुनिया नजर नहीं आती। वह प्रेम को पूजा मानते हैं, लेकिन आपको मेरे मन से, मेरे दिल से प्रेम नहीं है। आप सिर्फ अपनी हवस के लिए प्रेम करना चाहते हो। राजा बोले, नहीं राजकुमारी, मैं आपको दिल से प्यार करने लगा हूँ और मैं आपके लिए अपने राज्य का भी त्याग कर सकता हूँ। राजकुमारी बोली, जब आप में त्याग की भावना है तो आप मुझसे विवाह कर सकते हो। आप मेरे पिता के पास चले जाओ और मेरे पिता के सामने इस बात से समर्पण कर दो कि मैं अपना राज्य आपको समर्पित करता हूँ। बस शर्त इतनी है कि अपनी राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दो। अगर आपकी शर्त मेरे पिता नहीं मानते, आपको बंदी बना लेते हैं, तो मैं पिता के सामने ही आपका नाम लेकर आत्महत्या कर लूंगी। हम इस जहां में नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, दूसरे जहां में हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप मुझ पर यकीन करो और राज दरबार जाओ। मैं अभी पीछे से आती हूँ। राजा राजकुमारी की बात मानकर राजा भवानी मल के दरबार में चले गए। राजा भवानी मल अपने दरबार में सत्यजीत को देखकर सैनिकों से बोले, इस दुष्ट राजा को बंदी बना लो, ये मेरे दरबार में आने का दुस्साहस किया है। राजा सत्यजीत बोले, महाराज, मुझे बंदी बनाने की जरूरत नहीं है।
मैं तो खुद आपके पास समर्पण करने के लिए आ गया हूँ। आप जैसा महान राजा इस वक्त इस धरती पर कोई नहीं। आप सत्यवादी, न्यायप्रिय राजा हो। आप अपने वचन से कभी नहीं फिरते हो। आप एक महान धार्मिक राजा हो। भवानीमल बोले, वह तो मैं हूं ही। तब सत्यजीत बोले, राजन, यही सब खूबी देखकर मैं आपको अपना राज्य समर्पित करने आया हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं आपके राज्य की एक लड़की से विवाह करना चाहता हूं। राजा भवानीमल बोले, इस राजा का विवाह उस लड़की से करा दिया जाए। राजकुमारी चंद्रप्रभा यह बात पर्दे के पीछे से सुन रही थी। वह तुरंत समझ गई कि उन्हें अब क्या करना है। वह नौकरानी का वस्त्र पहनकर घूंघट में राजा के पास आ गई। राजा भवानीमल बोले, यही है वह लड़की। सत्यजीत ने सिर हाँ में हिला दिया। तो राजा भवानीमल अपने सामने ही फेरे लगवा दिए। राजा भवानीमल बोले, सत्यजीत, अब आप राजा नहीं रहे। अब आपके राज्य पर मेरा अधिकार है। कल मेरा सेनापति आपके राजदरबार पर अधिकार कर लेगा। अपने अनुसार वहां कामकाज रहेगा। सत्यजीत बोले, अब वहां आपका अधिकार है। आप जो चाहो करो, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राजा भवानीमल बोले, तुम अपनी पत्नी को लेकर जहां भी चाहो जा सकते हो। मैं तुम्हें अब अपने राज्य में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम अब अपने राज्य में भी नहीं जा सकते। उधर जंगल में राजकुमारी की दासी अट्ठई के साथ गई हुई थी, मगर उसका संयोग खराब था। एक सन की गधे ने दोनों को दुलत्ती जमा दी। दासी कीचड़ में सन गई। अब वह अट्ठई का साथ छोड़कर भागती हुई पेड़ के पास आई, मगर वहां राजकुमारी नहीं थी। तो वह भागकर महल में आ गई और सोची कि पहले वस्त्र बदल लूं, उसके बाद राजकुमारी के कमरे में जाऊं। लेकिन कमरे में तो उसका वस्त्र था ही नहीं। दासी के पास कुल 2 ही वस्त्र थे। वह इधर उधर खोजने लगी। उसकी नजर राज दरबार में भी गई तो हैरान रह गई कि उसके वस्त्र तो किसी दूसरी लड़की ने पहन रखा है। तो फिर भागकर अपने कमरे में आई। वह देखी कि राजकुमारी के वस्त्र उसके कमरे में पड़े हैं। तो वह हैरान हुई कि राजकुमारी के वस्त्र यहाँ कैसे आ गए। उसने थोड़ी उल्टी खोपड़ी चलाई तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि दरबार में विवाह करने वाली लड़की राजकुमारी है, और यह तो स्पष्ट है कि जिससे विवाह की है वह राजा सत्यजीत है। राजा भवानीमल ने सत्यजीत से बोला कि तुम आज शाम तक नगर छोड़ दो। राजा सत्यजीत भवानीमल से आग्रह कर रहे थे कि महाराज, मुझे एक रात अपने महल में रहने दीजिए। कल सुबह राज्य का त्याग कर दूंगा। लेकिन भवानीमल उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। दासी भागकर रानी के पास गई और बोली कि रानी माँ, मुझे लगता है कि राजा साहब ने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है। राजकुमारी का विवाह सत्यजीत से करा दिया है। वह लड़की कोई और नहीं, राजकुमारी जी है। अब आप खुद जाकर देख लो। रानी जल्दी से दरबार में गई और राजा से बोली कि आप इस लड़की का विवाह तो करा दिए, लेकिन इतनी जल्दी भगा क्यों रहे हो? अरे, इसे कुछ नेक देने हैं। इस लड़की की कुछ रस्में पूरी करनी है। मैं अभी इसको अंदर ले जाती हूँ और रस्म पूरा करा कर आती हूँ। रानी लड़की को अंदर ले गई तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की कोई और नहीं, हमारी राजकुमारी है। वह राजकुमारी से बोली कि बावली, तुमने यह क्या कर दिया? दुश्मन से विवाह कर ली, वह भी राजा की आंख में धूल झोंक कर। राजकुमारी बोली, माँ, यह दिल का मामला है। मैं अपने दिल से विवश थी, और तुम तो जानती हो कि मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानती। राजा सत्यजीत भी हमारा दुश्मन नहीं है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। रानी बोली, राजा को पता चलने की जरूरत है, तुम दोनों फांसी पर लटक जाओगे। राजकुमारी बोली, अच्छा ही होगा, हम इस जहां में नहीं मिल सके तो उस जहां में तो मिल जाएंगे। रानी बोली, मूर्ख लड़की, तुमने मूर्खता तो कर दिया है, अब मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। रानी राजा के पास गई और बोले कि आपकी मति मारी गई है। अरे, दोनों का विवाह कराने से पहले एक बार देख लेना था कि वह लड़की कौन है। अरे, वह अपनी राजकुमारी है। आपने अपनी राजकुमारी का विवाह सत्यजीत से करा दिया है। राजा भवानीमल बोले, मेरे साथ धोखा, मैं दोनों को अभी फांसी चढ़वा दूंगा। रानी बोली, खबरदार, जो आपने मेरी बेटी के विषय में कुछ भी गलत सोचा तो मैं अभी जहर खाकर आपके सामने जान दे दूंगी। राजा बोले, रानी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? राजकुमारी ने गलती किया है तो उसे दंड मिलना चाहिए। रानी बोली, राजकुमारी ने कोई गलती नहीं किया है, वह एक राजा से प्रेम की है और राजा से विवाह की है।
और ऐसे राजा से जो आपकी अधीनता स्वीकार कर लिया है। सत्यजीत अब हमारा दुश्मन नहीं है, आप इसका राज्य इसे लौटा दो और बेटी को खुशी खुशी विदा करो। जरा ध्यान से सोचो कि कल आप नहीं रहे तो हमारी बेटी ही तो इस राज्य की उत्तराधिकारी होगी। आप राजकुमारी को सहर्ष विदा करो। राजा रानी की बात मान गए और राजकुमारी चंद्रप्रभा को इज्जत के साथ लखनगढ़ भेज दिया। चंद्रप्रभा रानी बनकर लखनगढ़ के राजभवन में आ गई, लेकिन रानी ने जो कुछ भी राजभवन में देखा उसे जरा भी पसंद नहीं आया। रानी ने देखा कि राजभवन में 4 तांत्रिक हैं, जिन्हें राजा बहुत आदर देते हैं। राजा ने तांत्रिकों के लिए हर तरह का इंतजाम करा रखा है, शराब और सुंदरियों का भी प्रबंध कर रखा है। रंगशाला तो पूरी तरह तांत्रिकों के कब्जे में है। तांत्रिक रानी से भी मिलना चाहते थे, मगर रानी ने राजा को साफ सुना दिया कि मैं तंत्र मंत्र में भरोसा नहीं करती, मुझे उन तांत्रिकों से नहीं मिलना। राजा भी रानी पर कोई जोर नहीं दिए। तांत्रिक राजा से बताए कि हम रानी को मंत्र द्वारा सिद्ध कर देना चाहते हैं कि रानी आपसे बहुत प्रेम करने लगेंगी। राजा बोले, रानी के चक्कर में पड़ोगे तो हो सकता है आप लोगों की भी छुट्टी हो जाए। रानी को खुद ही सिद्धियां प्राप्त है। तांत्रिक डर गए कि रानी कहीं हमारा पोल न खोल दे, इसलिए घोर कामी तांत्रिक भी रानी की परछाई से भी डरते थे। रानी को भी राजा के कामों से मतलब नहीं था। समय गुजरने के बाद रानी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम आदित्य था। आदित्य बहुत ही नटखट स्वभाव का था, वह उल्टा सीधा काम करता रहता। आदित्य उस काम को जरूर करता जिसको राजा मना कर देते थे। राजा आदित्य को बताए थे कि राजकुमार, अब तुम 16 साल के हो चुके हो, तुम्हें कल को इस राज्य का राजा बनना है। तुम इस तरह अपने मन की करते रहोगे तो कल गैर जिम्मेदार राजा बनोगे। देखो, तुम जंगल में शिकार को जाते हो तो एक बात का खास ख्याल रखो, पूर्व तरफ तुम जितना दूर जा सको कोई दिक्कत नहीं है। आगे तुम्हारे नाना का राज्य है, पश्चिम तरफ भी जा सकते हो, वहाँ का पड़ोसी राज्य भी अपना ही है, वहाँ की महारानी तुम्हारी बुआ है। उत्तर में मेरे अपने मामा का राज्य है, लेकिन दक्षिण में भूल से भी मत जाना, वहाँ गोंजीवन का भयानक जंगल है। उस जंगल में मायावी दानव रहता है। उस जंगल में जाते हुए लोगों के या जानवरों के पैरों के निशान तो मिल जाएंगे, लेकिन आते हुए निशान नहीं मिलते हैं। हमारे राज्य की तरफ से सभी प्रजा को निर्देश दिया गया है कि कोई भी गोंजीवन में नहीं जाएगा। इसके लिए वन के पास सीमा पर सैनिक लगा दिए गए हैं। राजकुमार आदित्य, आप कभी उधर मत जाना। आदित्य ने राजा की बात बड़ी ध्यान से सुना। उसके बाद अपने शयन कक्ष में चला गया, लेकिन उसके मन में एक बात बार बार कौंध रही थी कि यह दानव होता क्या है। आखिर हम उस दानव के डर से इतना डर कर क्यों रहेंगे? हमें देखना चाहिए कि वह दानव कैसा है। ये विचार कर दूसरे दिन आदित्य गोंजी के जंगल में चला गया। उसे पहरेदारों ने बहुत रोकने की कोशिश किया, मगर वह किसी की नहीं सुना और जंगल में चला गया। जंगल में जाते ही उसे एक सोने का महल दिखाई पड़ा। वह बिना किसी डर के उस महल में प्रवेश कर गया। उसके प्रवेश करते ही सोने का महल गायब हो गया। यहाँ तक तो सैनिकों ने देखा, लेकिन जब महल गायब हो गया, उस महल के साथ राजकुमार आदित्य भी गायब हो गए। तब सैनिक भागकर राजा के पास आए। राजा उस वक्त रानी के साथ अपने बाग में टहल रहा था। राजा रानी जब आदित्य के जंगल में चले जाने की बात सुने तो बहुत मुश्किल में पड़ गए। रानी राजा से बोली कि आपके पास जब 4 तांत्रिक हैं, तो उनको किस दिन के लिए पाल रखे हो? आप उन तांत्रिकों को उस जंगल में भेजिए कि वह दानव से आदित्य को छुड़ा लाए। राजा को भी रानी की सलाह उचित लगी। राजा बोले, रानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मेरे दिमाग में यह बात पहले क्यों नहीं आया? मुझे उसी वक्त इस पर विचार करना था जब दरबार में 4 तांत्रिक रखा था। उसके तंत्र विद्या की परीक्षा लेना था। राजा दरबार में आ गए और 4 तांत्रिकों को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। संतरी तांत्रिकों के पास राजा का आदेश लेकर गया कि महाराज ने आप 4 को दरबार में बुलाया है। तो तांत्रिक संतरी से बोले कि देखते नहीं, अभी हम रंग महल में हैं। राजा से कहो कि हम कल उनसे मिलेंगे। संतरी भागकर राजा के पास आया और उनका संदेशा राजा को सुना दिया। तो राजा आज पहली बार उन पर क्रोधित हुआ और बोला कि उनसे जाकर कहो कि महारानी ने तुम 4 को दरबार में बुलाया है। संतरी भी उसी तरह 4 को सुना दिया, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर सुना दिया कि
आज तुम सबकी खैर नहीं है, हो सकता है दरबार से छुट्टी हो जाए। महारानी के नाम सुनते ही चारों ढोंगियों के पसीने छूट गए। वह जल्दी से राजा के दरबार में आ गए। तब राजा बोले कि तुम लोग यहाँ आने में आनाकानी क्यों कर रहे थे? हम पर विपत्ति आ पड़ी है और तुम लोग रंग महल में रंगरेली मना रहे हो। हमारे राजकुमार गोंजीवन में चले गए हैं और लौट कर नहीं आए हैं। अब जल्दी से तुम लोग गोंजीवन में मंत्री के साथ जाओ और जंगल के दानव को मारकर राजकुमार को वापस ले आओ। चारों तांत्रिकों के पैर तले की जमीन खिसक गई। वह बोले कि महाराज, हम उतने बड़े दानव से अकेले कैसे लड़ सकते हैं? राजा बोले, अकेले नहीं, 4 हो और साथ में मंत्री जी भी हैं। अब देर मत करो। तांत्रिक कभी राजा का इतना कड़ा व्यवहार नहीं देखे थे। वह तो राजा को मूर्ख समझ रहे थे और दरबार में मनचाहे पकवान और शराब सुंदरी में डुबकी लगा रहे थे। लेकिन राजा आज इतना कठोर हो गया था कि उनकी कुछ नहीं सुनना चाहता था। एक तांत्रिक बोला कि महाराज, आप इतने बड़े काम के लिए थोड़ा समय दीजिए। राजा बोले, 25 साल से दरबार में हो, अब इससे ज्यादा समय और नहीं मिल सकता। तुम लोगों को इसी वक्त अभी के अभी गोंजीवन में जाना होगा। मैं किंतु परंतु लेकिन कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अभी के अभी सैनिकों के साथ उस वन में प्रस्थान करो। राजा सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री सहित चारों तांत्रिकों को गोंजीवन में घुसाकर ही मानना। राजा मंत्री पर इसलिए काफी नाराज था कि तांत्रिक पालने की सलाह मंत्री ने ही दिया था और उनके साथ में वह भी शराब सुंदरी का आनंद लेता था। रानी ने कम शब्दों में राजा को समझा दिया था कि ये सभी लुटेरे हैं। अगर काम के होते तो फिर आपके राज्य के दक्षिण के वन में दानव कैसे रहता? राजा के सैनिक जब तांत्रिकों को लेकर चले तो तांत्रिक राजा से बोले कि महाराज, आप हमें कोई और दंड दे दो, लेकिन दानव के सामने मत छुड़वाओ। दानव हमें खा जाएगा। हमें कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है। हम तो अपनी मूर्खतावश यहाँ आ गए थे और आपको सीधा पाकर अपनी बड़ाई कर दिए थे। हम नहीं जानते थे कि एक दिन अपने ही बुने जाल में खुद फंस जाएंगे। राजा सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें किसी हाल में मत छोड़ना, ले जाओ और इन्हें दानव का ग्रास बना दो। जब हमारा राजकुमार नहीं रहा तो ये पिल्ले यहाँ रहकर क्या करेंगे? सैनिक उन्हें लेकर गोंजीवन चले गए और जंगल में छोड़ दिए। जंगल में एक सोने का महल प्रकट हुआ तो उसे देखते ही मंत्री और चारों तांत्रिक भागने लगे। लेकिन वह महल अब एक खूंखार सुअर में बदल गया और अपने नुकीले सींगों से चारों तांत्रिक और मंत्री को मार डाला और जंगल के अंदर कहीं विलीन हो गया। सैनिक तो जानते ही थे कि यह दानव है। सैनिक कभी अपनी सीमा नहीं लांघते थे तो दानव भी कभी सीमा के अंदर नहीं आता था। राजा को सूचना मिल गई कि चारों ढोंगी मारे जा चुके हैं, साथ में मंत्री भी मारा गया है। मंत्री के मरने की खबर सुनकर तो प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने प्रजा को लूट लूट कर कंगाल कर दिया था। जब यह खबर खुद प्रजा के बीच गई तब प्रजा जान पाई कि राजा ने प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया था, बल्कि मंत्री लूट रहा था। अब राजा ने खुद उसे निपटा दिया है। उधर रानी चंद्रप्रभा अपने पुत्र को लेकर काफी बेचैन थी। वह अपने पिता से मदद मांगने हसनपुर चली गई। राजा भवानी मल ने सुना कि बेटी का पुत्र दानव के चंगुल में फंसकर बंदी बना लिया गया है या फिर मार दिया गया है। हालांकि भवानी मल के पास भी दानव से लड़ने का कोई हथियार नहीं था, तो वह बेटी को सलाह दिए कि बेटी, जहाँ पर मनुष्य की शक्ति जवाब दे जाती है वहाँ देवी शक्ति काम आती है। तुम हमारे राज्य के जंगल में चली जाओ। जंगल में एक महात्मा तपस्यारत है, तुम उनके पास जाओ और उनसे मदद मांगो। पिता की बात मानकर चंद्रप्रभा जंगल में चली गई और महात्मा से मिली। महात्मा काफी वृद्ध हो चुके थे। चंद्रप्रभा ने बताया कि मेरा पुत्र दानव के चंगुल में फंस गया है या फिर दानव द्वारा मारा जा चुका है। इस बात की तो मुझे कोई खबर नहीं है। महात्मन, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ कि आप मेरे पुत्र की रक्षा करें, दानव से मुक्ति दिलाएं। महात्मा बड़ी देर तक ध्यान में रहे। उसके बाद बोले कि बेटी, तेरा पुत्र मारा नहीं, अभी जिंदा है और बहुत ठीक से है, लेकिन वह हमेशा ठीक नहीं रहेगा। वह 1 माह के अंदर तुम्हें मिल गया तब तो ठीक है, लेकिन 1 माह में तुम्हें नहीं मिला तो वह तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाएगा। गोंजीवन में एक भयानक मायावी दानव अपनी बेटी के साथ रहता है। दानव अपनी माया से एक अलग दुनिया बसा लिया है, उसी में बेटी के साथ रहता है।
आमतौर पर वह आदमी और जानवर का शिकार करता है और मारकर बेटी के साथ मिलकर खा जाता है। राजकुमार को भी उसने मारकर खाने के लिए ही पकड़ा था, लेकिन राजकुमार उसकी बेटी को बहुत पसंद आ गया है। उसकी बेटी राजकुमार से विवाह करना चाहती है, तो दानव ने बेटी को विवाह की अनुमति दे दिया है, लेकिन एक शर्त पर कि अपने योग बल से राजकुमार को दानव बना दो। तो दानव की बेटी राजकुमार को दानव में बदलने के लिए एक अनुष्ठान कर रही है। यदि 1 माह में वह अनुष्ठान पूरा कर लेती है तो राजकुमार दानव बन जाएगा और फिर कभी इंसान नहीं बन पाएगा। इसलिए पहले उस दानव की बेटी के अनुष्ठान में विघ्न डालना होगा, और उसमें विघ्न कोई सिद्ध महात्मा ही डाल सकता है। मेरी तो अब उम्र हो चली है बेटी, इस कार्य में मैं चाहकर भी कोई सहायता नहीं कर सकता। तब रानी चंद्रप्रभा बोली कि महात्मन, तब मैं किससे मदद मांगू? कौन करेगा मेरी सहायता? तब महात्मा बोले कि तुम्हारी सहायता एक ग्वाला की पुत्री कर सकती है। वह रोज मेरे आश्रम में दूध लेकर आती है। जब वह एक नन्ही सी बच्ची थी तभी से मेरे प्रति प्रेम रखती थी। मुझे वह अपना बाबा मानती थी। शायद उसका बाबा मेरी तरह रहा होगा। बाबा जब उसका गुजर गया तो वह कई दिन तक अपने पिता से बाबा के विषय में पूछती रहती थी। तो उसने बता दिया कि तुम्हारा बाबा जंगल में रहते हैं। इतना सुनना था कि वह बाबा से मिलने की जिद कर बैठी। वह दिन भर रोती रहती थी कि मैं बाबा से मिलने जाऊंगी। एक दिन तो वह अन्न जल का त्याग कर घर में कोहराम मचा दी। तब ग्वाला मेरे पास भागा भागा आया और सारा हाल कह सुनाया कि उसकी बेटी अपने बाबा से मिलना चाहती है। अगर आप कोई मेरी मदद नहीं कीजिएगा तो वह मर जाएगी। मैं बोला कि तुम अपनी बेटी को मेरे पास ले आओ, वह फिर कभी नहीं रोएगी। वह ग्वाला अपनी बेटी को लेकर मेरे पास आया तो मैं उसकी बेटी को उसके बाबा के रूप में दर्शन दे दिया। वह खुश उठी और मेरे से घर चलने की जिद करने लगी। तब मैं उसे बताया कि मैं जंगल में तपस्या कर रहा हूँ, मैं अब घर नहीं जा सकता। तुम ही मेरे पास आती जाती रहना। जब तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे आश्रम में ही रहना, जब इच्छा हो घर चली जाना। अब तुम्हारे एक नहीं 2 घर है, एक पिता का घर, एक बाबा का घर। लड़की मेरी बात मान गई। वह हर 2-4 दिन पर मेरे से मिलने आ जाती थी। फिर जब बड़ी हुई तो रोज मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। इस तरह दिन गुजरा और वह सयानी हुई और मुझे रोज दूध लेकर आने लगी। तब मैंने उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सिद्धियां प्रदान कर दी। फिर एक दिन मेरे मन में आया कि मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरी सारी सिद्धियां भी साथ चली जाएंगी। तो क्यों न उस लड़की को सिद्धियां प्रदान कर दूं कि वह जन कल्याण कर सके। तब मैंने उसे अपनी सारी सिद्धियां प्रदान कर दी है। अब वह मुझसे भी शक्तिशाली है। वह रोज सुबह हमारे लिए दूध लेकर आ जाती है। अब सयानी हो चुकी है। मुझे खुद अब उसकी विवाह की चिंता होने लगी है। अब तुम आ गई हो तो मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए वह सबसे अच्छी बहू साबित होगी। वह राजकुमार को बचाने के लिए जान लड़ा देगी, मगर उसे मना पाना भी आसान नहीं होगा। कल सुबह में तुम मेरे आश्रम में आ जाना, मैं उसे आश्रम में रोक कर रखूंगा। तुम खुद उससे बात कर लेना, उसे मना लेना। वह नहीं मान पाई तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। रानी चंद्रप्रभा बोली कि महात्मन, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैं आज की रात यहीं रहूंगी और तब तक यहीं रहूंगी जब तक कि वह लड़की मेरी बात मान न जाए, मेरी बहू बनना स्वीकार न कर ले। महात्मा बोले कि अच्छी बात है, तुम यहीं ठहर जाओ। चंद्रप्रभा महात्मा के आश्रम में ही ठहर गई। रानी थी तो दास दासी और कुछ सैनिक साथ थे। भोजन का प्रबंध, रहने का प्रबंध सब करा दिए। रानी रात को वहीं आराम से सो रही। सुबह में ग्वाले की बेटी दूध लेकर आ गई और महात्मा को दे दिया और जाने लगी तो रानी ने उसे रोका कि तुम मुझसे बात करना नहीं चाहोगी? अरे, मैं इस राज्य के राजा की बेटी हूँ और लखनपुर की महारानी हूँ। लड़की अन्य ढंग से बोली कि होंगी आप महारानी, लेकिन यह सब मुझसे क्यों बता रही है? मैं जानकर क्या कर सकती हूँ? रानी बोली, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत परोपकारी हो। जंगल में महात्मा जी के लिए दूध लेकर आती हो। मैं तुम्हारी इस अदा पर अति प्रसन्न हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बन जाओ। लड़की बोली, ये आप क्या कह रही हो? मुझे किसी की पत्नी नहीं बनना। अरे, आपको गलत फहमी है। मैं यहाँ कोई दूसरे की सेवा के लिए दूध नहीं ला रही, बल्कि खुद के बाबा के लिए दूध लेकर आती हूँ। और अपनों की सेवा कोई परोपकार में नहीं आता।
अपनों की सेवा करना हर किसी का धर्म है। रानी बोली, बेटी तुम मेरी बात समझो, मैं तुझे रानी बनाना चाहती हूँ। तुम हमारे राज्य की रानी बन जाओगी और फिर मैं राजा भवानी मल की इकलौती बेटी हूँ। ये राज्य भी हमारा ही है। तुम चाहो तो हसनपुर के राज दरबार में रानी बनकर रह सकती हो। तुम वहां से रोज अपने बाबा से मिलने आ सकती हो। लड़की बोली, रानी आप अपने स्वार्थ से आई हो, आपके पास तो इस वक्त कोई बेटा है ही नहीं, तो किस बेटे से मेरा विवाह कराओगी? आप साफ साफ कहो कि आपका बेटा दानवी के कब्जे में है, आप उसकी रिहाई चाहती हो। ये मुझे मक्खन क्यों लगा रही हो कि विवाह करा दूंगी, रानी बना दूंगी? मुझे राजा रानी से कोई सरोकार नहीं है। आप किसी महात्मा या तांत्रिक की तलाश करो, यहाँ आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला। तब महात्मा बोले कि बेटी तुम यह क्या कह दी? किसी भी समर्थवान को किसी की मदद से इनकार नहीं करनी चाहिए। तुम राजकुमार को दानवी से छुड़ा लाने में समर्थ हो। मेरी भी यही इच्छा है कि तुम राजकुमार को छुड़ा लाओ और उस राजकुमार से विवाह करो। लड़की बोली, बाबा मैं जब विवाह कर लूंगी तो आपको दूध कैसे लाऊंगी? तब महात्मा बोले कि देख, ये तेरा दादा 1000 साल तक तो जिंदा नहीं रहेगा, एक न एक दिन मर जाएगा, लेकिन दादा की इच्छा है कि मेरे आंखों के सामने तू दुल्हन बन जाए और कोई ऐरी गैरी नहीं बल्कि इस राज्य की महारानी बन जा, तो और भी अच्छी तरह मेरी सेवा कर पाएगी। मेरे लिए गाय रखवा देगी, नौकर चाकर रखवा देगी, खुद तो मुझे देखने रथ पर बैठकर आएगी। तब तुम कितनी अच्छी लगेगी। मेरा दिल खुशियों से झूम उठेगा कि मेरी पोती इस राज्य की महारानी है, लखनपुर की भी महारानी है। लड़की बोली कि बाबा मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब आप मेरे विवाह से खुश हो जाओगे तो मैं आपकी बात भी मान लेती हूँ। मैं रानी के पुत्र को 2 रोज में ही वापस ला दूंगी, लेकिन मुझे भी एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। महात्मा बोले कि तुम रानी के साथ चली जाओ, रानी अनुष्ठान का सारा प्रबंध करा देंगी। लड़की तैयार हो गई और रानी के साथ लखनपुर आ गई। रानी ने तुरंत लड़की के लिए अनुष्ठान का प्रबंध करा दिया। लड़की को 1 सप्ताह तक अनुष्ठान करती रही। उसके बाद रानी से बोले कि आप मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां पर गोंजीवन है। रानी लड़की के साथ खुद उस स्थान पर गई तो वहां एक सोने का महल खड़ा हो गया, लेकिन लड़की ने उस महल को अपने तंत्र विद्या से गायब कर दिया। अब सामने दानव, उसकी बेटी और राजकुमार था। रानी राजकुमार से मिलने के लिए बढ़ी तो लड़की ने रानी को मना कर दिया कि आप यदि यहाँ कोई भी गलत कदम उठा दोगी तो हमको भी मुश्किल में डाल दोगी। आप सिर्फ देखती जाओ, दानव मायावी है, वह राजकुमार का सिर भी काट कर आपको दिखा सकता है, लेकिन आप विचलित मत होना, वह सब माया होगी। मैं जल्दी ही दानव की माया खत्म करती हूँ और उसे जलाकर भस्म करती हूँ। दानवी खुद अपने हवन कुंड में ही जल जाएगी। लड़की ने सचमुच दानवी को उसके कुंड में ही जला दिया तो दानव क्रोधित हो उठा और राजकुमार का सिर काट दिया। ये देख रानी विलाप करने लगी तो लड़की बोली कि आपको मैं बार बार मना कर रही हूँ कि दानव मायावी है, वह माया से सब दिखा रहा है। आप विचलित मत हो, मैंने राजकुमार को सुरक्षा कवच से बांध दिया है, राजकुमार को कोई नहीं मार सकता। मैं अभी दानव को भी मारती हूँ। लड़की ने दानव को भी जला दिया। दानव के मरते ही वहां की माया खत्म हो गई। राजकुमार सामने खड़ा था। रानी ने दौड़कर राजकुमार को गले लगा लिया। राजकुमार माँ से बोले कि माँ, ये मुझे बचाने वाली लड़की कौन है? क्या तुम मेरा विवाह इस लड़की से करा सकती हो? रानी बोली कि बेटा, ये तुम्हारी पत्नी ही है, मैंने इसे तुम्हारे लिए मांग लिया है, ये तुमसे विवाह को हामी भर दी है। अब तुम राजमहल चलो, मैं तुम दोनों का विवाह करा देती हूँ। रानी उस लड़की को लेकर महल में आ गई तथा राजकुमार का विवाह उस लड़की से करा दी। तो लड़की बोली कि रानी माँ, आपने वादा किया था कि आप मुझे हसनपुर में रहने देंगी। मैं वहां रहकर अपने बाबा की सेवा करना चाहती हूँ। मैं खुद पैदल चलकर रोज अपने बाबा को दूध पहुंचाना चाहती हूँ। रानी बोली कि बहू, तुम्हारी जैसी इच्छा, चलो मैं तुम्हें और राजकुमार को अपने पिता के पास छोड़कर आ जाती हूँ। रानी अपने बेटे आदित्य और बहू को हसनपुर लेकर चली गई। रानी खुद दूसरे दिन बहू को साथ लेकर महात्मा के पास जंगल में गई, लेकिन महात्मा समाधि ले चुके थे, वह अपना शरीर छोड़ चुके थे। यह देखकर लड़की विलाप करने लगी
तो समाधि से आवाज आई कि बेटी, मैं तो कब का समाधि ले चुका हूँ। तुम्हारी प्रेम की वजह से मुझे समाधि से निकलकर आना पड़ता था। अब तुम सही जगह पहुंच गई हो तो मुझे बहुत खुशी हुई है। अब मुझे आराम से सोने दो और तुम अपने महल में आनंद बिखेरती रहो, सबका कल्याण करती रहो। रानी वहां से बहू को लेकर महल में आ गई तो रानी के पिता ने कहा कि बेटी, अब तुम अपना राजकाज संभालो। हम अब तपस्या करना चाहते हैं, ये बहुत कर लिया, कुछ ऊपर के लिए भी तो धन चाहिए। वह जंगल को निकल गए तो रानी ने अपना राजकाज बेटे बहू को दे दिया और लखनपुर चली आई। कहानी का संदेश ये है कि कभी भी झूठे आडंबरों और धोखेबाजों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सच्चा प्रेम और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके सामने बड़ी बड़ी मायावी शक्तियां भी टिक नहीं पाती है। हमें हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही। यह एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमय कहानी है जो हमें बताती है कि अपना कौन है और पराया कौन। छल, लोभ और वफादारी के इस किस्से को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल नगर था। वहां विक्रम नाम के एक शक्तिशाली राजा का राज चलता था। राजा स्वभाव से बड़े दयालु थे, धर्म में विश्वास रखते थे और अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। वह अपने राज्य में जरा भी अव्यवस्था नहीं देखना चाहते थे। जब विक्रम ने राजगद्दी संभाली थी तब पूरे राज्य में भयानक अशांति फैली हुई थी। हालत यह थी कि राजमहल के अधिकारी ही लूट खसोट में डूबे हुए थे और बाहर गांवों को डाकू खुलेआम लूट रहे थे। राजा के सिपाही चोरों को पकड़ने के बजाय उन्हीं की मदद करते थे और बदले में चोरी के माल में अपना हिस्सा ले लेते थे। चारों तरफ इतनी अराजकता थी कि नगर के बड़े व्यापारी इस गुंडागर्दी से तंग आकर शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन राजा के एक गुप्तचर ने राजा को पूरी खबर दी कि महाराज, आपके राज्य के बड़े और अमीर व्यापारी जल्द ही यह नगर छोड़कर जाने वाले हैं। गुप्तचर ने आगे कहा कि पूरे राज्य में नीचे से ऊपर तक लूट मची है। हमारे राज्य को सिर्फ डाकू ही नहीं लूट रहे, बल्कि जिन्हें प्रजा का रक्षक होना चाहिए वे सिपाही और अधिकारी भी जी भरकर लूट रहे हैं। राजा को सिंहासन पर बैठे 6 महीने बीत चुके थे, मगर उन्होंने कभी भी प्रजा की पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया था। राजा बिल्कुल नए थे और उन्हें किसी बात का अनुभव नहीं था। वह महलों में आराम से स्वादिष्ट भोजन खाकर सो जाते और समझते कि प्रजा भी ऐसे ही चैन से रह रही होगी। मगर गुप्तचर की बातों ने राजा विक्रम को अंदर तक हिला दिया। उनका पहला काम यह था कि उन्होंने अपने खास राजपुरोहित अंगार और पुराने मंत्री दमन को छोड़कर दरबार के बाकी सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये इतना बड़ा बदलाव देखकर बाहर के सैनिक और कर्मचारी बहुत डर गए। उन्हें लगा कि राजा किसी भी पल उनका भी पद छीन सकते हैं। वे तुरंत सावधान हो गए और अपनी साख बचाने के लिए चोरों बदमाशों पर पूरी ताकत से टूट पड़े। एक ही दिन में हजारों बदमाश जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए। नगर में यह खबर आग की तरह फैली कि राजा विक्रम ने अब अपने अधिकार को समझा है और सारे गुंडे या तो पकड़े गए हैं या भाग गए हैं। जो व्यापारी अपनी बड़ी बड़ी इमारतें छोड़कर पलायन करने वाले थे, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और तय किया कि कुछ दिन और रुककर देखते हैं कि आगे क्या होता है। उधर राजा का बूढ़ा मंत्री दमन बच गया था। राजा ने उसे समझाया कि मंत्री जी, दरबार में कोई कर्मचारी अपने घर का नहीं होता, बल्कि अपनी निष्ठा से जगह बनाता है, पर थोड़ी सी भी लापरवाही उसे पद से दूर कर देती है। राजा ने कहा, आप मेरे पुराने और विश्वसनीय मंत्री हो, फिर हमारे राज्य में इतनी बड़ी अराजकता कैसे फैली? यदि आपको लगता है कि आपकी उम्र हो चली है तो आप सम्मान के साथ इस्तीफा देकर घर जा सकते हैं। मंत्री दमन बाहर से वफादार और चापलूस था, मगर अंदर से बड़ा धोखेबाज था। वह जरूरत पड़ने पर राजा के पैर भी दबाने लगता था और ऐसे मिलकर रहता था जैसे राजा का सबसे करीबी वही हो, पर उसकी पीठ में हमेशा छुरी छिपी रहती थी। राजा विक्रम अविवाहित थे और विवाह के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मंत्री दमन राजा का विवाह होने ही नहीं देना चाहता था। वह सोचता था कि किसी तरह राजा को रास्ते से हटा दिया जाए तो राजगद्दी उसे मुफ्त में मिल जाएगी। दमन के पिता ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से दमन था और दूसरी पत्नी से
उसकी एक सौतेली बहन का जन्म हुआ, जो अब जवान और बहुत खूबसूरत थी। उस बहन का नाम साक्षी था। साक्षी राजा से मन ही मन प्रेम करती थी और किसी भी कीमत पर महल की रानी बनना चाहती थी। मंत्री दमन जल्द से जल्द राजा को मारकर खुद राजा बनना चाहता था। उसने अपने सबसे बड़े मित्र और नए राज पुरोहित अंगार को अपने षड्यंत्र में मिला लिया था। जब भी वे दोनों अकेले होते तो राजा को खत्म करने की साजिश रचते, मगर उन्हें कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। एक दिन मंत्री दमन पुरोहित अंगार से बोला, पुरोहित जी, हम इस दरबार में खुलकर बात नहीं कर सकते। यहाँ तो दीवारों में भी कान लगे हुए हैं, इसीलिए आज रात आप मेरे घर आइए। हमें कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। दोनों शाम के वक्त साथ ही घर चले गए। घर पहुंचकर दमन ने अपनी बहन साक्षी से कहा कि वह पुरोहित जी के लिए भी खाना बना दे, क्योंकि वे रात में यहीं रुकेंगे। भाई की बात सुनकर साक्षी हैरान रह गई। पुरोहित का घर तो महल के सामने ही था, फिर यहाँ क्यों रुकना? साक्षी को लगा कहीं भाई मेरी शादी की बात तो नहीं चला रहा, जबकि मुझे तो राजा से ही शादी करनी है या फिर कुंवारी मर जाना है। साक्षी ने जल्दी से खाना बनाया और दोनों को खिलाया। फिर वह छिपकर दोनों की बातें सुनने लगी। वह सोच रही थी कि देखे मेरे बारे में क्या बात करते हैं, क्योंकि घर में किसी पंडित का रुकना अक्सर शादी विवाह की बात का संकेत होता है। मगर जब साक्षी ने उनकी बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। वे दोनों बात कर रहे थे कि राजा को अब और झेलना मुमकिन नहीं, वह हमारे लिए काल बन सकता है। मंत्री दमन ने बताया कि हमने राजा की एक खास दासी चंदा को अपने पक्ष में कर लिया है। हम जिस दिन चाहेंगे उसी दिन वह राजा को जहर दे देगी और राजा उफ भी नहीं कर पाएगा। राज पुरोहित अंगार ने पूछा, मंत्री जी, वह इतनी आसानी से कैसे मान गई? तब मंत्री ने बताया, वह आसानी से नहीं मानी। वह इस काम के बदले अपने बेटे के लिए मंत्री पद मांग रही है, तो मैंने हाँ कर दिया है। पर यह काम हो जाने पर चंदा ही बलि का बकरा बनेगी, फांसी भी वहीं चढ़ेगी, क्योंकि प्रजा का विश्वास जीतने के लिए हमें उसे फांसी पर चढ़ाना ही होगा। हमारी चाल इतनी बारीकी से कामयाब हो जाएगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत बच जाएगी। दोनों को जरा भी खबर नहीं थी कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। वह तो खुलकर बातें कर रहे थे, मगर साक्षी ने सब सुन लिया था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसका सौतेला भाई इतना खतरनाक हो सकता है। यह उसी थाली में खाने वाले को जहर देने की फिराक में था। साक्षी को लगने लगा कि ये दोनों दुष्ट किसी भी वक्त राजा को मरवा सकते हैं। अगर राजा मर गया तो मेरा क्या होगा? यह सौतेला भाई तो मुझे भी रास्ते से हटा देगा। इसकी मीठी बातें तो किसी विषैले सांप के जहर के समान है। राजा की मृत्यु सामने दिखने लगी तो साक्षी बहुत बेचैन हो गई। उसने समय गंवाना ठीक नहीं समझा। वह उसी रात राजा से मिलने चल दी। उसे राजमहल का गुप्त दरवाजा मालूम था। वहां सिर्फ एक पहरेदार रहता था, जो अक्सर रात को सो जाया करता था। साक्षी को महल में घुसने में कोई परेशानी नहीं हुई और वह सीधे राजा के कक्ष में पहुंच गई। राजा अभी सोए नहीं थे। अपने कमरे में एक अनजानी लड़की को देखकर चौंक गए और पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात में मेरे कक्ष तक कैसे आ गई? मेरे पहरेदार कहाँ मर गए? यहाँ तक तो कोई दुश्मन भी आसानी से आ सकता है। तब साक्षी बोली, राजन, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपके प्यारे मंत्री दमन की सौतेली बहन हूँ। आपके खिलाफ मेरे घर में भयानक षड्यंत्र चल रहा है। आप मेरी बात सुनने के बजाय खुद चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। आपके दुश्मन यहाँ आ ही नहीं सकते, आपको मार भी सकते हैं। आपकी जिंदगी बहुत खतरे में है। राजा ने देखा कि लड़की डर के मारे थर थर कांप रही है। राजा बोले, तुम जरा भी मत डरो, खुद को मजबूत बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी तरह का खतरा नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ, एक बात, तुम रास्ते में कुछ भी मत बोलना, चुपचाप मेरे साथ चलो। राजा विक्रम साक्षी को लेकर महल के गुप्त दरवाजे से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि पहरेदार सोया हुआ है और आगे एक स्त्री चुपचाप चली जा रही है। राजा ने साक्षी का हाथ कसकर पकड़ लिया कि कहीं वह चिल्ला न पड़े। राजा ने देखा कि वह स्त्री सीधे मंत्री के बैठक खाने में चली गई। राजा खिड़की के पास से उन पर नजर रखने लगे और बातें सुनने लगे। स्त्री के पहुंचते ही मंत्री उसे डांटने लगा कि तुम हर शुभ काम में देर से क्यों पहुंचती हो? कल सुबह के खाने में ही राजा को निपटा देना है। तुम जहर की शीशी अभी साथ लेती जाओ। वह दासी चंदा बोली,
मंत्री जी, मैं आपका काम तो कर दूंगी, पर मेरा बेटा मंत्री तो बन जाएगा ना। मंत्री बोला, अरे मूर्ख, राजा के मरते ही मेरा राज हो जाएगा, तो मैं जो चाहूंगा वही होगा। राजा को उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, मगर वह वहां कुछ नहीं बोले। फिर साक्षी का हाथ पकड़कर महल में ले आए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उनके साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर सकता है। राजा साक्षी की हिम्मत और उनके प्रति वफादारी पर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, साक्षी, तुमने आज मेरी जिंदगी बचा ली है। तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी सौंपना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाने को तैयार हूँ। साक्षी बोली, राजन, मैं अब आपकी शरण में हूँ। आप मुझे रानी बना लो या फिर सिर्फ दासी रख लो, ये आपकी मर्जी। और हाँ महाराज, अब भाई से बगावत करके मैं घर भी तो नहीं लौट सकती। अब आप ही मेरा सहारा हो, चाहो तो जीवन दे दो या फिर मौत दे दो। राजा बोले, मेरे प्रति वफादारी कर, तुमने मुझे जीत लिया है। अब तुम मेरी महारानी हो और मेरी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। राजा ने साक्षी से उसी रात विवाह कर लिया। उधर मंत्री दमन, पुरोहित अंगार और दासी चंदा इस बात से अनजान थे कि उनकी बात किसी ने सुन भी ली है। तीनों सुबह ही दरबार में आ गए कि आज हम अपनी भयानक योजना को अंजाम देंगे। मगर जब महल में आए तो तीनों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। साक्षी रानी बनकर राजा के साथ बैठी थी। मंत्री दमन का मुंह खुला का खुला रह गया। जहां वह इस राज्य का राजा बनना चाहता था, उससे पहले उसकी बहन रानी बनकर बैठ गई। दमन ठगा सा रह गया। वह अब दरबार से खिसकना चाहता था, मगर राजा ने सैनिकों को आदेश देकर उसे और उसके साथियों को बंदी बनवा लिया और कारागार में डलवा दिया। राजा ने बहुत सोच विचार करके फैसला लिया कि तीनों को राज्य से बदर देश निकाला कर दिया जाए। सैनिकों ने जेल में बंद मंत्री को बताया कि राजा ने 2 दिन में राज्य छोड़ने का आदेश दिया है। अब आप तीनों की फांसी नहीं होगी, आप बच गए हो। मंत्री दमन मन ही मन झुंझला रहा था कि बहन ही हमारे लिए काल बन गई। जिस सौतेली बहन को पिता के मरने के बाद बड़े नाजों से पाला था, उसने सोचा, अगर पता होता कि यह सौतेली बहन ऐसी निकलेगी तो गला ही दबा दिया होता। वह बुदबुदाया कि सौतेलों के सामने अपना सिर काट कर रख दो, तब भी वह गद्दारी करेंगे। इस गंदे खून ने अपना रंग दिखा दिया। इसने अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए भाई की पीठ में खंजर भोंक दिया। वह बोला, मगर मैं भी उसे अपनी बहन कहाँ मानता हूँ। राजा को तो मरना ही पड़ेगा, चाहे आज मरे या 10 वर्ष बाद। मैं अपना अभियान नहीं रोकूंगा। उधर रानी साक्षी को पता चला कि राजा ने तीनों को देश निकाला दे दिया है, तो वह बहुत चिंतित हुई। वह चाहती थी कि राजा तीनों को बंदी बनाकर जिंदगी भर कैद में रखे, क्योंकि उन्हें राजा के दुश्मन राजाओं से उनके मिल जाने का डर था। मगर वह राजा के फैसले में तुरंत हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी तो वह 1 दिन पहले ही रानी बनी थी। लेकिन उन्होंने राजा की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने राजा के भोजन और पीने खाने से जुड़े सभी काम अपनी देखरेख में ले लिए। दास दासियों का भोजनालय में प्रवेश वर्जित कर दिया। रानी ने 1 दिन में ही सारे सुरक्षा इंतजाम कर दिए थे। राजा रानी की तेज बुद्धि के कायल हो गए। राजा सोच रहे थे कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। भाई लालच में मुझे जहर देकर मारना चाहता था, तो उसी की बहन, भले ही सौतेली, मेरे लिए फरिश्ता बनकर आ गई। वह दुष्ट राज पुरोहित अंगार, जिस पर मैं आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वह राजद्रोही बन जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। दासी चंदा को तो लोग मेरे पिता की प्रेमिका तक कहते थे, तो मैं भी उसे मां ही मानता था। वह मेरे पिता की अति प्रिय थी। मरते वक्त पिता मुझे उसी के सहारे छोड़ गए थे। उसने अपना फर्ज भी बहुत अच्छे से निभाया, परंतु बेटे को मंत्री बनाने के लालच में गिरगिट की तरह बदल गई। मुझसे कहीं होती तो मैं उसके बेटे को खुद ही मंत्री बना देता, लेकिन नहीं, वह मुझे जहर देने को तैयार हो गई। राजा ने मन ही मन सोचा कि अपना कौन है और पराया कौन, यह भी रिश्ते पर निर्भर करता है। माँ बाप के बाद पत्नी ही एक ऐसा रिश्ता है जो चट्टान की तरह साथ खड़ी रहती है। राजा विक्रम यह बात अच्छी तरह समझ गए थे कि साक्षी उनसे कहीं ज्यादा चतुर है, इसलिए अब वह हर फैसला लेने से पहले एक बार रानी से सलाह जरूर लेते थे। बस संकोचवश एक जगह गलती कर गए थे, जो रानी से पूछे बगैर मंत्री दमन, पुरोहित अंगार और दासी चंदा को देश निकाला दे दिया था। बाद में उन्होंने इस पर रानी से सलाह ली
कि मैंने उन्हें देश निकाला देकर अच्छा किया ना? तो रानी ने कहा, नहीं महाराज, आपने ऐसा कर बहुत बड़ी भूल कर दी है। वे तीनों ऐसी गंदगी है जो जिंदगी भर बदबू देते रहेंगे। वे तीनों आपके रास्ते में बाधा बनकर हमेशा चुभते रहेंगे। दुश्मन कितना भी कमजोर हो, उसे सिर उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। महाराज, आपने उन तीनों को देश निकाला देकर कोई सजा नहीं दी है, बल्कि उन्हें जीवन दान दे दिया है। अब आपको उनसे हमेशा सावधान रहना होगा। उन्हें जब भी कोई मौका मिलेगा वे आपका अहित करना चाहेंगे। रानी के मुंह से बुद्धिमानी की बातें सुनकर राजा को भी पहली बार अपनी गलती महसूस हुई। राजा अब बहुत चौकन्ना होकर महल में रहने लगे। उन्हें रानी के रहते महल के अंदर से कोई खतरा नहीं था, तो दोनों महल में आनंद से रहने लगे। मगर मंत्री दमन को कहाँ चैन था? उसे अपनी सौतेली बहन साक्षी कील की तरह चुभ रही थी। वह पुरोहित अंगार और दासी चंदा के साथ राजा के पूर्व के कट्टर दुश्मन राजा प्रताप के राज्य में जा पहुंचा। उसे पता था कि राजा प्रताप से विक्रम की खानदानी दुश्मनी है। वहां जाकर उसने प्रताप को भड़काया कि आप राजा विक्रम पर चढ़ाई कर दो। ये बहुत सुनहरा अवसर है। इस वक्त थोड़े से प्रयास में विक्रम पराजित हो जाएगा। प्रताप बोला, मैं विक्रम पर चढ़ाई क्यों कर दूं? मुझे उससे क्या लाभ मिलेगा? माना कि उससे हमारी खानदानी दुश्मनी कई पीढ़ियों से चली आ रही है, परंतु मेरे राजा बनने के बाद उसे एक बार भी कोई छोटी सी झड़प नहीं हुई है। मैं अपने राज्य में खुश हूं। तुम बताओ कि तुम्हें क्या लाभ मिलने वाला है और हमें क्या लाभ? तब मंत्री दमन ने बताया, महाराज, अगर आप राजा विक्रम को हरा देते हैं और मुझे वहां का राजा बना देते हैं तो मैं आधा राज आपको दे दूंगा और साथ में मैं अपनी परम सुंदरी बहन को उपहार में दे दूंगा। प्रताप बोला, तुम मुझे महापागल लगते हो। अरे, जब मैं अकेले विक्रम को जीत लूंगा तो फिर तुम्हें राजा क्यों बनाऊंगा और आधा राज क्यों दे दूंगा? और तुम्हारी बहन का मैं क्या करूंगा? मेरी तो अब उम्र हो चली है और मुझे गुप्तचरों ने कल ही बताया था कि एक मंत्री की बहन राजा की रानी बन बैठी है। कहीं वह तुम्हारी बहन तो नहीं है? दमन बोला, वही है महाराज, वही है। वह स्वेच्छा से रानी नहीं बनी है, बल्कि विक्रम ने जोर जबरदस्ती से बना लिया है। सच पूछिए तो वह आपसे प्रेम करती थी। प्रताप बोला, बकवास बंद करो। जैसे भी हो, जब वह रानी बन गई है तो इस वक्त विक्रम की रानी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन रानी बन गई है, वरना कोई राजा दासी या मंत्री की बहन से विवाह थोड़े करता है। मुझे तो तुम्हारी बात से षड्यंत्र की बू आ रही है। तुम मुझे किसी उलझन में फंसाना चाहते हो। इससे पहले कि तुम्हें तुम्हारे साथियों के साथ बंदी गृह में डलवा दूं, तुम जल्दी से मेरे राज्य का त्याग कर दो। गद्दार मुझे जरा भी पसंद नहीं। कल तक तुम तीनों मेरे राज्य में दिखने नहीं चाहिए। मंत्री दमन वहां से चल पड़ा। उसने पुरोहित अंगार से कहा, राजा प्रताप डरपोक है। हम इतना बड़ा प्रस्ताव दे रहे थे, मगर उसको कुछ सूझता ही नहीं। उसने कहा, चलो हम ही अपने कार्यक्रम में कुछ बदलाव कर लेते हैं। हमारे पास न तो कोई सेना है, न किसी राजा का सहयोग। इस हालत में अभी कुछ दिन चुपचाप बैठ जाने में ही भलाई है। हम जंगल में कुटिया बनाकर भजन कीर्तन करते हैं। मतलब हमें छद्म वेशधारी साधु बनना है। उचित समय आने पर फिर अपने अभियान में लग जाएंगे। दासी चंदा बोली, दमन, तुमने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैं कितना आराम से राजा के पास रहा करती थी, मगर मेरी मति मारी गई थी जो तेरी बात में आ गई। मैं तो अपने बेटे को वैसे भी मंत्री बनवा सकती थी, मेरी बात राजा टाल ही नहीं सकता था। अरे, तू जब अपनी बहन का नहीं हुआ तो और किसी का क्या होगा? पुरोहित अंगार बोला, मंत्री दमन, इसकी जबान अब आग उगलने लगी है। इससे पहले कि आग लग जाए, इस आग को हमेशा के लिए बुझा दो। दोनों ने मिलकर दासी चंदा का कत्ल कर दिया। बुरे संग का नतीजा बहुत बुरा होता है। दासी को मारने के बाद दोनों ने उसे घास फूस डालकर जला दिया और दोनों राज्य के जंगल के बीच में जाकर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता तो राजा विक्रम और रानी साक्षी को 2 संतानें हुई, एक बेटा और एक बेटी, यानी राजकुमार और राजकुमारी ने जुड़वां जन्म लिया। राजा ने बेटी का नाम रोशनी रखा। वह राजकुमार से कुछ मिनट बड़ी थी और बेटा छोटा था, तो राजा ने उसका नाम तेजस रखा। समय का पहिया आगे बढ़ा। राजा रानी अपनी मस्ती में समझ ही नहीं पाए कि उनके विवाह के 16 साल कैसे गुजर गए। रोशनी अब 15 साल की हो चली थी और राजकुमार ने भी 15 साल पूरे कर लिए थे।
रानी ने पुत्र के जन्म पर एक मन्नत मानी थी कि वह हरिद्वार में स्नान करेंगी। तो रानी राजा से अनुमति लेकर हरिद्वार के लिए निकल गई। रानी को आने जाने में कुल 15 दिन का समय लगना था। जाते वक्त वह राजा से कह गई कि आप बेटे बेटियों का खास ख्याल रखना, साथ ही अपना भी ख्याल रखना। उधर रानी के जाने के बाद 2 साधु राजा के बगीचे में आकर डेरा डाल दिए। वे साधु कोई और नहीं, राजा का साला दमन और गद्दार पुरोहित अंगार थे। दोनों 15-16 सालों में ऐसा वेश बना चुके थे कि उन्हें अब पहचान पाना बहुत मुश्किल था। राजा क्या, दरबार का कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया, मगर दोनों सबको पहचान रहे थे। दोनों राजा के महल के एक एक कोने से वाकिफ थे। उन्हें सिर्फ रानी से खतरा था, जो अपने भाई की हड्डियां तक पहचान सकती थी। रानी की गैर मौजूदगी उनके लिए अच्छा संकेत था। राजा विक्रम साधु संतों का बहुत आदर करते थे और धर्म में अटूट विश्वास रखते थे। जब राजा को पता चला कि 2 साधु उनके बाग में ठहरे हैं और वे ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, तो राजा ने उनके भोजन पानी का इंतजाम करा दिया। अंगार महात्मा बना था और दमन उसका चेला। राजा विक्रम ने सोचा कि 2 पहुंचे हुए साधु आए हैं, क्यों न राजकुमार और राजकुमारी का भविष्य उनसे दिखवा लूं। राजकुमारी भी अब सयानी हो चली है, 1-2 सालों में उसका विवाह करना पड़ेगा। राजा ने अगले ही दिन राजकुमार और राजकुमारी को दरबार में बुलवा लिया, साथ ही दोनों साधुओं को भी महल में बुलवाया। राजा दोनों के आने पर बोले, महात्मन, मेरे बेटा बेटी का भविष्य देख लीजिए, इनके भाग्य में क्या लिखा है। राजा ने पहले अपनी बेटी रोशनी का भविष्य दिखाया। रोशनी रूप में बहुत खूबसूरत थी, उसके मुखमंडल पर बिजली जैसा तेज था। उसे देखते ही अंगार की आंखें चांदिया गई। उसके बूढ़े शरीर में वासना की लहरें उठने लगी। उसने सोचा, इसे किसी तरह हासिल करना है। उसने 1 मिनट में ही सोच लिया कि क्या करना है। मनुष्य को जब बुढ़ापे में काम वासना जाग उठे तो समझिए उसका नाश निश्चित है। तो अंगार की जिंदगी की उलटी गिनती शुरू हो गई थी। वह राजा से बोला, महाराज, घोर अनर्थ, यह लड़की इस महल के लिए अशुभ है, ये घोर कुलक्षणी है, ये आपकी मृत्यु का कारण है। ये 15 साल पूरे कर चुकी है, 16वें में प्रवेश करते ही आप पर विपत्ति आनी शुरू हो जाएगी। पहले ही सप्ताह में आपकी मृत्यु हो जाएगी। अभी आपके अंतिम संस्कार की तिथि भी नहीं बीतेगी कि आपका राजकुमार तेजस अकस्मात मर जाएगा। उसकी 13वीं तिथि बीतते ही रानी साक्षी चल बसेंगी। इस प्रकार आपका सारा खानदान 1 महीने के अंदर ही मिट जाएगा। आपका सारा राज्य तहस नहस हो जाएगा। वह बार बार राजकुमारी को गलत नजरों से देख रहा था। राजकुमारी यह बात समझ गई। उसने सोचा, ये कोई साधु नहीं, बदमाश है। इसकी बुरी नजर मुझ पर लगी है, ये अवश्य ही अपने लिए मुझे मांगेगा। उधर राजा को अपनी सुंदर राजकुमारी अब पिशाचनी नजर आने लगी थी। राजा बोले, महात्मन, इस संकट के निवारण का कोई तो उपाय होगा, आप जल्दी बताइए। महात्मा बोले, हाँ महाराज, बहुत उपाय है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। आप इस लड़की को या तो एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दीजिए। जो इसे पाएगा आपकी विपत्ति उसके घर चली जाएगी। दूसरा उपाय है कि किसी संत महात्मा को दान कर दीजिए, विपत्ति महात्मा को लग जाएगी। महात्मा की मृत्यु तो नहीं होगी, मगर उनकी सिद्धियों का नाश हो जाएगा। वैसे आसानी से विपत्ति कोई स्वीकार नहीं करता, परंतु आप धर्मात्मा राजा हो तो मैं आपकी विपत्ति भी लेने को तैयार हूँ। राजा बोले, मैं अपनी विपत्ति आपको देने को तैयार हूँ, आप इसे सहज स्वीकार करें, इसे अपने साथ ही अभी लेते जाए। मंत्री दमन ने देखा कि अरे, यह तो मेरी भांजी को ही अपनी पत्नी बनाने पर तुला गया है। माना कि बहन ने मेरे साथ गद्दारी की है, परंतु भांजी ने मेरा क्या बिगाड़ा है। यह तो मेरी बेटी की तरह है, इसे नदी में बहा देता तो भी ठीक था, परंतु मेरी आंखों के सामने मेरा साथी मेरी ही भांजी को पत्नी बनाकर रखे, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह राजा से बोल पड़ा, ठहरिए महाराज, हम अभी इसी वक्त आपकी बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। हम इसे कल ले जाएंगे, कल ही यहाँ से अपने स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। राजकुमारी पहले तो पिता की बात सुनकर मरी जा रही थी, उसका सारा खून सूख गया था, परंतु जब उसने सुना कि कल तक के लिए मोहलत मिल गई है तो राहत की सांस ली। उसने सोचा, रात भर का समय बहुत होता है, रात भर में तो प्रलय आ सकता है, मैं खुद ही कहीं भाग सकती हूँ। दोनों साधु बगीचे में चले गए।
उधर अंगार ने सोच लिया था कि दमन को ठिकाना लगाना है, तभी यह सुंदर राजकुमारी मेरी पत्नी बन सकती है। दमन ने भी सोच लिया कि अब अंगार को ठिकाना लगाना ही पड़ेगा, वरना मेरी भांजी को ही पत्नी बना लेगा। आज मैं इसकी वासना की भूख हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। दोनों के पास पहले से ही कटार थी। दोनों बगीचे में चले तो गए, मगर दोनों में अब वह प्रेम नहीं रहा। उधर राजकुमारी का दिन काटे नहीं कट रहा था। वह रात होने का इंतजार कर रही थी कि कब रात हो और वह किसी भी तरह यह महल छोड़कर भाग जाए। थोड़ा अंधेरा होते ही राजकुमारी गुप्त दरवाजे से निकलकर जंगल की तरफ भाग गई। उधर जंगल के पास एक किसान का लड़का भोला, जिसकी उम्र अभी 13 साल थी, अपनी मकई की फसल की रखवाली ऊंचे मचान पर बैठकर कर रहा था। उसकी नजर अचानक एक स्त्री पर गई जो तेजी के साथ जंगल की तरफ भाग रही थी। लड़का छोटा था मगर बहुत समझदार था। वह समझ गया कि स्त्री घर से रूठ कर जा रही है। जंगल में चली गई तो उसे तो जानवर खा जाएंगे या फिर खुद ही आत्महत्या कर लेगी। लड़के ने देखा कि इसे मनाने के लिए भी पीछे से कोई नहीं आ रहा। उसने सोचा कि इस स्त्री को मैं ही मनाऊंगा। वह तेजी से लड़की के पास गया और बोला, अरे बहन, इतनी रात में जंगल में कहाँ जा रही हो? तुम जानती नहीं कि जंगल के मुहाने पर एक गुफा है, उसमें एक बाघ अपने परिवार के साथ रहता है, जाते ही तुम्हें तुरंत खा जाएगा। राजकुमारी बोली, भाई इसीलिए जा रही हूँ कि मुझे कोई जानवर या राक्षस खा जाए। लड़का बोला, नहीं बहन, तुम जंगल में मत जाओ। लड़की बोली, मैं जाऊंगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? लोग किसी को ठीक से मरने भी नहीं देते। लड़का बोला, बहन, अभी अभी तुमने मुझे भाई बोला है, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम्हें अपने इस छोटे भाई की कसम, तुम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाओगी। राजकुमारी रुक गई। उसे लगा सचमुच उसका अपना भाई रोक रहा है। वह बोली, भाई मैं अब कहाँ जाऊं? लड़का बोला, इस वक्त तुम कहीं मत जाओ, मेरे साथ मेरे घर चलो। सुबह में मैं तुम्हें तुम्हारे पति के घर छोड़ आऊंगा। उसे बहुत डांटूंगा भी कि पत्नी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ा जाता है। लड़की बोली, भाई अभी मेरा विवाह ही नहीं हुआ है, चलो पहले अपने घर मुझे ले चलो, उसके बाद मैं अपने विषय में सब बताती हूँ। लड़का राजकुमारी को लेकर घर गया। घर में सिर्फ उसके माता पिता और खुद वह लड़का था। माता पिता लड़की को देखकर बहुत खुश हुए। बोले, बस हमें एक बेटी की कमी थी, भगवान ने पूरी कर दी। राजकुमारी रोशनी एक साधारण लड़की की तरह उस किसान के घर रहने लगी। इधर रात होने पर अंगार सोचा कि दमन का काम तमाम कर देता हूँ। वह कटार निकालकर दमन की तरफ बढ़ा, मगर दमन पूरी तरह सावधान था। वह भी मौके की ही तलाश में था कि कब अंगार की गर्दन रेत डालूं। जब देखा कि अंगार कटार ले मेरी तरफ बढ़ रहा है तो वह पूरी तरह तैयार हो गया और बिना मौका गंवाए कटार अंगार के पेट में घोंप दी। अंगार लहूलुहान होकर गिर पड़ा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। राजा ने बगीचे से बाहर साधुओं की सुरक्षा में सैनिक लगा दिए थे। अंगार के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां सैनिक पहुंच गए। दमन वहां से भाग नहीं सका और पकड़ लिया गया। गंभीर चोट लगने से अंगार मर चुका था। ये सूचना उसी वक्त राजा को दी गई। राजा उसी वक्त दरबार लगाकर दूसरे साधु को दरबार में पेश करने को कहा। जब दूसरा साधु पेश किया गया तो राजा ने पूछा कि तुमने अपने साथी साधु को क्यों मारा? तब दमन ने बताया कि महाराज, मैंने मारा नहीं है, सिर्फ अपना बचाव किया है। अगर पहले नहीं मारता तो वह मुझे मार देता और उसके बाद बहुत अनर्थ हो जाता। वह मेरी भांजी को अपनी पत्नी बना लेता। उसने कहा, महाराज, जब अपने खून पर आ जाती है तो जानवर भी चीख उठता है, तो मैं एक बुरा ही सही मगर इंसान हूँ। राजा बोले, गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बताओ तुम कौन हो? तब दमन ने बताया कि महाराज, मैं आपका पूर्व मंत्री दमन हूँ और अब आपका साला हूँ, और दूसरा मेरा साथी आपका राजपुरोहित अंगार था, जो किसी भी तरह आपकी बेटी और मेरी भांजी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजकुमारी कोई कुलक्षणी लड़की नहीं है, वो पाखंड करके आपसे सब झूठ बोला था। आप तो उसी वक्त बेटी को उसे सौंपने वाले थे, परंतु मैंने रोक दिया था, फिर भी आप नहीं समझ पाए। आपने पहले भी तो कभी जरूर राजकुमारी का भविष्य किसी पंडित से दिखवाया होगा। क्या उस पंडित ने राजकुमारी को कुलक्षणी कहा था? राजा को याद आया, अरे हाँ, एक महात्मा को दिखाया था।
महात्मा ने कहा था कि राजकुमारी के भाग्य प्रबल है, 16वें साल में राजरानी बन जाएगी। अरे मैं भी कितना पागल हूँ, उस बात को भूल गया था और इन पाखंडियों की बातों में आ गया था। सचमुच रानी साक्षी ही मेरी किस्मत है, जब नहीं रहती है तो क्या क्या अनर्थ होने लगता है। राजा ने अपनी एक दासी को आदेश दिया कि अभी राजकुमारी रोशनी को हमारे पास बुला लाओ, हमें अपनी बेटी से माफी मांगनी है। दासी राजकुमारी के कमरे में गई, कुछ देर बाद लौट कर आई और बताई कि राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। राजा को बहुत चिंता हुई कि राजकुमारी ने दुखी होकर कोई गलत कदम नहीं उठा लिया हो। वह पूरे महल में राजकुमारी को ढूंढने के लिए सैनिकों को दौड़ा दिए, मगर राजकुमारी कहीं नहीं मिली। राजमहल का गुप्त दरवाजा भी खुला पड़ा था, इससे स्पष्ट था कि राजकुमारी महल से बाहर चली गई है। राजा ने रात में ही सैनिकों को दौड़ा दिया कि नदी, नाले, तालाब, कुआं और जंगल सब छान मारो। राजा ने दमन को जेल में डलवा दिया और बोले, इसके विषय में फैसला रानी ही लेंगी, क्योंकि यह रानी का सौतेला भाई है। सैनिक सब जगह ढूंढ ढूंढ कर निराश हो गए, मगर राजकुमारी कहीं नहीं मिली। एक सप्ताह बाद रानी साक्षी हरिद्वार से वापस लौट आई और राजमहल का समाचार सुना। राजकुमारी के गायब होने की बात सुनकर अपना माथा पीट लिया। अब उसे उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी राजकुमारी जिंदा भी होगी। वह राजा पर बहुत नाराज हुई कि मैं 15 साल तक बेटे बेटी को संभालती रही, मगर आप 1 सप्ताह भी नहीं संभाल सके। रानी को अपने भाई दमन के विषय में पता चला कि वह जेल में बंद है। वह जानती थी कि उसने राजकुमारी की इज्जत बचाने में मदद की है, मगर अब तो राजकुमारी ही नहीं रही। और फिर कोई हजारों गलती कर भूलवश एक अच्छा काम कर दे तो वह मित्र नहीं बन जाता। रानी ने अपने भाई से मिलने या उसकी सजा पर कोई विचार नहीं किया। वह जेल में बंद रहा। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया, परंतु राजकुमारी बहुत तलाश के बाद कहीं नहीं मिली। जबकि राजकुमारी राजा के महल से 7 मील दूर जंगल के पास एक छोटे से किसान के घर में रह रही थी। वह अपने मुंह बोले भाई भोला के साथ बाजार भी आती थी, मगर अपना मुंह ढककर रखती थी। वह सबको पहचानती थी, मगर उसे कोई नहीं पहचान पाता था। कई बार तो अपनी माँ के पास से ही गुजर गई थी। एक दिन राजकुमारी अपने मुंह बोले भाई भोला के साथ जंगल में लकड़ी काटने गई थी। वहां राजा प्रताप का राजकुमार आर्यन आया हुआ था। राजकुमारी जंगल में एकांत में अपना चेहरा खोल लेती थी। राजकुमार आर्यन ने उसे गौर से देख लिया था। उसके बाद तो उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वह जानना चाहता था कि यह किसकी लड़की है, कहाँ रहती है। वह राजकुमार के पीछे ही पड़ गया। तब किसान के लड़के भोला ने बहन को समझाया भी कि तुम उससे दूर रहो, हम गरीब हैं, महलों के सपने नहीं देख सकते। एक दिन राजकुमारी भोला के साथ जंगल में गई थी तो देखा कि उसके पिता के सैनिक राजकुमार आर्यन को बंदी बनाकर लिए जा रहे हैं, तो वह बावली हो उठी। उसे एहसास हो गया कि आर्यन को फांसी होगी। आर्यन राजा प्रताप का लड़का है और मेरे पिता का दुश्मन, इसके साथ कोई रियायत नहीं होने वाली। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। वह अपने मुंह बोले भाई भोला से बोली, भाई तुम्हें मेरी एक मदद करनी है, तू मेरे साथ आज राजभवन चल। भोला बोला, पागल हो, राजा के दरबार में गई तो राजा तुम्हें बंदी बना लेगा, तेरे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। राजकुमारी बोली, अरे तू डर मत, मेरे साथ चल, तुम्हें भी तो मेरे विषय में जानना है कि मैं कौन हूँ। लड़का बोला, मुझे पता है तू मेरी बहन है और कुछ जानने की जरूरत नहीं। राजकुमारी बोली, देख तू मेरी बात मान, जिद मत कर, यहाँ तुम्हारी जिद से किसी की जान जा सकती है, चल मेरे साथ राजमहल। दोनों जल्दी से राजमहल गए। वहां राजकुमार आर्यन को पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया था। राजा विक्रम राजकुमार पर बहुत नाराज थे। राजा बोले, सैनिकों, इस गुस्ताख को 50 कोड़े लगाकर बंदी गृह में डाल दो। ये सुनकर राजकुमारी का धैर्य जवाब दे गया। अपना घूंघट उतार फेंकी और राजा से बोली, महाराज आप इस तरह मेरे प्यार को कुर्बान नहीं कर सकते। राजा तो राजकुमारी को सामने देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्हें राजकुमारी के मिल जाने की खुशी भी थी, तो यह आश्चर्य भी था कि यह घूंघट वाली लड़की ही मेरी राजकुमारी थी। राजकुमार आर्यन भी हैरान था कि आखिर यह लड़की कौन है। तभी राजा आगे बढ़कर अपनी बेटी का माथा चूम लिए और गले लगा लिया। बोले, बेटी तू कहाँ चली गई थी,
हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गए थे। राजकुमार आर्यन ने राहत की सांस ली कि जिसे गरीब की लड़की समझ रहे थे, ये राजकुमारी रोशनी है। किसान का लड़का भूला भी समझ चुका था कि जिसे बहन बनाया है वह राजकुमारी है। रानी भी महल में आ चुकी थी। वह बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही थी। किसान का बेटा भोला सोचा, राजकुमारी अब माँ बाप से मिल चुकी है तो यह मेरा क्या काम। वह चुपचाप निकल जाना चाह रहा था। जो ही पीछे मुड़ा, राजा बोले, ओ लड़के, ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं जानते कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। तुम अब अपने घर नहीं जा सकते। लड़का रोने लगा कि महाराज, मुझे माफ करो, मैंने कोई गलती नहीं किया है। तब राजा बोले, तुम रो नहीं, तुम्हें खुश होना चाहिए। अब तुम मेरे बेटे हो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम राजकुमारी के साथ रहोगे। लड़का बोला, महाराज, मेरे माता पिता? राजा बोला, आज से वे भी यहीं रहेंगे। राजकुमारी रोशनी ने राजकुमार आर्यन की तरफ देखकर अपने पिता से कहा, पिताजी, राजकुमार से तो मेरी कभी बात ही नहीं हुई है, परंतु मैं जानती हूँ वह मुझसे बहुत प्यार करता है, और सच पूछिए तो मैं भी उससे प्यार करने लगी हूँ, इसीलिए तो खींची चली आई। राजा बोले, राजकुमार, तुम्हारे खानदान से हमारे खानदान की पुरानी दुश्मनी थी। मुझे नहीं पता कैसी दुश्मनी थी, तुम्हें भी नहीं पता होगा। तो जब हम यही नहीं जानते कि कैसी दुश्मनी थी, तो फिर उसे आगे बढ़ाने से क्या फायदा। आने वाले समय के तुम राजा हो। तुम्हें नए तरीके से अपने पड़ोसियों से संबंध रखने हैं। हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करा देते हैं। राजा ने राजकुमारी रोशनी का विवाह राजा प्रताप के बेटे आर्यन से करा दिया। रानी ने अपने भाई दमन को जेल से रिहा करते हुए कहा, भाई, तू सचमुच साधु बन जा। जाओ, जंगल में तपस्या करो और अपना जीवन सुधार लो। अब तुम्हारी जिंदगी के बहुत कम दिन रह गए हैं। राजा ने उस किसान, उसके बेटे भोला और उसकी माता को महल में ही ऊंचा स्थान दे दिया था। राजा प्रताप भी रूपवती बहू पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने पुराना बैर भुला दिया और राजा विक्रम के मित्र बन गए। उनकी उम्र हो चली थी तो बेटे आर्यन को राजगद्दी सौंप खुद जंगल में तपस्या को चले गए। इस तरह राजा विक्रम भी खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगे। छोटा सा निष्कर्ष, रिश्ते खून से नहीं बल्कि कर्म और वफादारी से बनते हैं। एक सौतेले भाई ने जहां लालच में धोखा दिया, वहीं एक सौतेली बहन ने जान बचाकर महारानी का धर्म निभाया। जीवन में हमेशा सच्ची नीयत और साहस ही सबसे बड़ा धन होता है। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। सब उसे बुद्धिमान बुढ़िया के नाम से जानते थे। उसका असली नाम शायद ही किसी को याद हो, पर उसकी चतुराई और होशियारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे थी। दिन भर वह अपने छोटे से खेत में काम करती और रात को अपने घर में दिया जलाकर रामायण पढ़ती। जब भी गांव के लोग किसी मुसीबत में होते, वे उसके पास ही सलाह लेने आते। एक दिन गांव के सेठ भगवान दास के घर चोरी हो गई। उनके घर का सारा कीमती सामान और सोने चांदी के गहने गायब थे। ये सुनकर पूरा गांव हैरान था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद चोरी कैसे हो गई। सेठ भगवान दास ने गांव के सभी समझदार लोगों को बुलाया, पर कोई हल नहीं निकला। तब किसी ने सुझाव दिया कि बुद्धिमान बुढ़िया से राय ली जाए। बुढ़िया सेठ भगवान दास के घर गई और हर कोने को ध्यान से देखा। उसने देखा कि खिड़की के पास कुछ मिट्टी गिरी हुई थी, जैसे कोई बाहर से कूदकर अंदर आया हो। वह सोच में पड़ गई और सेठ से पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स था जिसे तुम्हारे घर के बारे में अच्छी जानकारी हो? सेठ ने सिर हिलाया और कहा, मेरे नौकरों और रिश्तेदारों को ही सबसे ज्यादा पता था। बुढ़िया ने पूरे गांव में एक अजीब ऐलान किया, कल सुबह गांव के कुएं पर एक चमत्कार होगा। जो भी चोर होगा वह खुद ही सामने आ जाएगा। ये सुनकर अगले दिन पूरा गांव कुएं के पास जमा हो गया। बुढ़िया ने सबको कहा, जो भी बेगुनाह है वह बिना डरे कुएं में झांक सकता है, लेकिन चोर अगर झांकेगा तो उसे पानी में अपने अपराध की तस्वीर दिखेगी। गांव के सभी लोगों ने एक एक करके कुएं में झांका, पर एक आदमी, रामलाल, बहुत डरा हुआ लग रहा था। जब उसकी बारी आई तो वह भागने लगा। बुढ़िया ने तुरंत इशारा किया
और गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। जब उसे सख्ती से पूछा गया तो उसने कबूल कर लिया कि चोरी उसी ने की थी। इस घटना के बाद बुढ़िया की समझदारी की और भी तारीफ होने लगी, पर उसकी होशियारी से कुछ लोग जलने भी लगे। गांव के ठाकुर साहब को यह अच्छा नहीं लगा कि एक साधारण बुजुर्ग महिला इतनी मशहूर हो जाए। उन्होंने उसे बदनाम करने की साजिश रची। एक दिन ठाकुर साहब ने गांव में अफवाह फैला दी कि बुढ़िया के पास कोई गुप्त शक्ति है जिससे वह चोर पकड़ सकती है। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उस पर शक करना शुरू कर दिया। कुछ का मानना था कि अगर वह इतनी ही चतुर है तो उसने अब तक खुद ही अमीर क्यों नहीं बन गई। एक रात ठाकुर ने अपने आदमियों को भेजकर बुढ़िया की झोपड़ी के पास एक झूठा सबूत रखवा दिया, जिससे यह साबित हो सके कि वह चोरों की सरगना है। अगली सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ सोने के सिक्के और कीमती सामान उसकी झोपड़ी में मिला। बुढ़िया को जबरन पंचायत में बुलाया गया। ठाकुर साहब ने कहा, देखो, यह औरत दूसरों की चोरियां पकड़ती थी, पर असल में यह खुद चोरों की सरगना निकली। बुढ़िया चुपचाप रही। उसने देखा कि ठाकुर के कुछ आदमी आपस में इशारों से बात कर रहे थे। उसने अपना दिमाग लगाया और गांव वालों से कहा, अगर मैं चोर होती तो यह सामान मेरी झोपड़ी में क्यों होता? क्या कोई चोर इतना मूर्ख होगा कि वह चोरी का माल अपने ही घर में रखे? गांव वाले इस बात पर सोच में पड़ गए। तभी एक आदमी ने हिम्मत करके कहा, कल रात मैंने ठाकुर साहब के 2 आदमियों को बुढ़िया की झोपड़ी के पास कुछ रखते देखा था। ये सुनते ही ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। जब ठाकुर के आदमियों को पकड़ा गया और उनसे सख्ती से पूछा गया तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। ठाकुर साहब की साजिश का पर्दाफाश हो गया और पंचायत ने उन्हें गांव छोड़ने का आदेश दिया। बुढ़िया की ईमानदारी और होशियारी फिर से साबित हो गई। गांव के लोग उसे और भी ज्यादा इज्जत देने लगे। अब जब भी कोई मुश्किल आती, लोग पहले उसकी राय लेने जाते। समय बीतता गया और बुद्धिमान बुढ़िया की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। वह एक प्रेरणा बन गई कि सच्चाई और होशियारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। कुछ सालों बाद गांव में एक रहस्यमय शख्स आया। वह गांव वालों से अजीब अजीब सवाल पूछने लगा और बुढ़िया के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। लोग घबरा गए और बुढ़िया को इसकी खबर दी। बुढ़िया ने उस शख्स को अपने घर बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम जय सिंह है। मैं एक व्यापारी हूँ और सुना है कि आप बहुत होशियार हैं। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। अगर आप इसे हल कर पाएं तो मैं आपके गांव को सोने से भर दूंगा। गांव के लोग उत्सुकता से देखने लगे। बुढ़िया ने उसे चुनौती बताने को कहा। जय सिंह ने 3 पहेलियां पूछी जो बहुत मुश्किल थी। बुढ़िया ने अपनी सूझबूझ से उनका जवाब दिया और जय सिंह हैरान रह गया। उसने वादा निभाते हुए गांव के विकास के लिए बड़ा योगदान दिया। गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन बुढ़िया जानती थी कि जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। एक दिन राजा के दरबार से संदेश आया कि राजा खुद बुढ़िया से मिलना चाहते हैं। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले उत्साहित थे, पर बुढ़िया ने सोचा कि यह बुलावा किसी बड़ी परीक्षा का संकेत हो सकता है। राजमहल पहुंचने पर बुढ़िया ने देखा कि दरबार में कई विद्वान और मंत्री बैठे थे। राजा ने कहा, बुद्धिमान बुढ़िया, तुम्हारी होशियारी की कहानियां दूर दूर तक फैली हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम वास्तव में इतनी चतुर हो। अगर तुम मेरी दी गई चुनौती को हल कर पाए तो मैं तुम्हें अपने राज्य की राजगुरु बना दूंगा। बुढ़िया ने विनम्रता से सिर झुकाया और चुनौती सुनने को तैयार हो गई। राजा ने 3 सवाल पूछे। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? अगर तुम्हारे पास कुछ भी न हो तो तुम राजा को क्या उपहार दोगी? दरबार में खड़े सभी विद्वान चौंक गए। ये सवाल आसान नहीं थे, पर बुढ़िया मुस्कुराई और सोचने लगी। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, राजन, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वह राजा हो या गरीब। राजा ने सिर हिलाया। जवाब सही था। दूसरा उत्तर है ज्ञान। ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। दरबार में सराहना होने लगी। फिर राजा ने तीसरा सवाल दोहराया। बुढ़िया ने अपनी खाली मुट्ठी राजा की ओर बढ़ाई और कहा, राजन, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है
तो मैं आपको विनम्रता और सच्चाई का उपहार दे सकती हूँ। ये चीजें अनमोल होती हैं। राजा बहुत प्रभावित हुआ और घोषणा की, बुद्धिमान बुढ़िया, तुमने अपनी होशियारी फिर से साबित कर दी। मैं तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करता हूँ ताकि तुम अपनी चतुराई से राज्य के फैसलों में मदद कर सको। बुद्धिमान बुढ़िया की बढ़ती प्रसिद्धि कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। गांव में कुछ स्वार्थी और जलने वाले लोग उसे नीचा दिखाने के लिए नई चालें सोचने लगे। उनमें से एक था हरिराम, जो ठाकुर साहब के खास आदमी में से एक था। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि बुढ़िया कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र जानने वाली कोई मायावी औरत है। धीरे धीरे गांव में यह अंधविश्वास फैलने लगा कि बुढ़िया की चतुराई के पीछे कोई गुप्त शक्ति है। कुछ भोले भाले लोग इस झूठी बात पर विश्वास करने लगे, जबकि कई लोग अभी भी उस पर भरोसा करते थे। लेकिन हरिराम और उसके साथियों ने बुढ़िया को फंसाने की ठान ली थी। एक दिन गांव के एक बड़े किसान राम स्वरूप की भैंस अचानक बीमार पड़ गई और मर गई। हरिराम और उसके साथियों ने तुरंत अफवाह फैला दी कि यह बुढ़िया के श्राप की वजह से हुआ है। अगर यह सचमुच अच्छी औरत होती तो इसकी झोपड़ी के आसपास हर कोई सुरक्षित रहता, पर देखो, इसकी नजर जिस पर भी पड़ती है उसका बुरा हो जाता है। हरिराम ने पंचायत में कहा, हमें इस औरत को गांव से निकाल देना चाहिए। कुछ लोग इस पर यकीन करने लगे, जबकि कुछ ने विरोध किया। लेकिन हरिराम ने चालाकी से लोगों को उकसाया और पंचायत में प्रस्ताव रखा कि बुढ़िया को इस आरोप से खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। गांव में हड़कंप मच गया। क्या बुढ़िया इस साजिश से खुद को बचा पाएगी? क्या गांव के लोग उसकी होशियारी को भूलकर अंधविश्वास का शिकार हो जाएंगे? बुढ़िया पर लगे झूठे आरोपों के कारण गांव में अशांति फैल गई। जो लोग पहले उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते थे, वे भी अब संदेह करने लगे। पंचायत ने तय किया कि बुढ़िया को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। हरिराम ने पंचायत को सुझाव दिया, अगर बुढ़िया सच में बेगुनाह है तो उसे आग के अंगारों पर चलकर दिखाना होगा। अगर वह सही सलामत बच गई तो हम मानेंगे कि वह निष्पाप है। गांव के कई लोगों ने इसका विरोध किया, पर अंधविश्वास से घिरे लोग हरिराम की बातों में आ गए। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अगर यही न्याय का तरीका है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं भी एक शर्त रखती हूं। बुढ़िया ने पंचायत की ओर देखते हुए कहा, इस परीक्षा से पहले मैं एक और परीक्षा लेना चाहती हूं। यदि मैं बेगुनाह हूं तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसलिए इस परीक्षा में सबसे पहले वह व्यक्ति चलेगा जिसने यह झूठा आरोप लगाया है। हरिराम और उसके साथी हक्के बक्के रह गए। गांव के लोगों ने उसकी बात पर सहमति जताई। हरिराम बुरी तरह फंस चुका था। वह खुद कभी आग के अंगारों पर नहीं चल सकता था। हरिराम और उसके साथी घबरा गए। गांव के कुछ समझदार लोगों ने दबाव डालना शुरू किया, अगर तुम्हें यकीन है कि बुढ़िया दोषी है तो पहले तुम खुद परीक्षा दो। डर के मारे हरिराम ने सच उगल दिया, हमने ही बुढ़िया को फंसाने के लिए यह साजिश रची थी। हमें यह पसंद नहीं था कि पूरा गांव उसकी इज्जत करे और उसकी बात माने। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बुढ़िया से माफी मांगी। पंचायत ने हरिराम और उसके साथियों को कड़ी सजा दी और उन्हें गांव से निकाल दिया। हरिराम और उसके साथियों के गांव से निकलने के बाद कुछ समय तक शांति रही, पर समय के साथ नए लोग गांव में आए और कुछ लोग फिर से बुढ़िया की होशियारी से ईर्ष्या करने लगे। गांव के एक लालची व्यापारी रघुनाथ को बुढ़िया की प्रसिद्धि सहन नहीं हो रही थी। वह सोचता था, अगर गांव वाले इस बुढ़िया की जगह मेरी बात माने तो मैं आसानी से सबको ठग सकता हूँ। रघुनाथ ने एक नया षड्यंत्र रचा। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि बुढ़िया के पास कोई जादुई शक्ति है और वह गांव पर संकट ला सकती है। धीरे धीरे कुछ भोले भाले लोग उसकी बातों में आ गए। रघुनाथ ने एक रात गांव के मंदिर में चोरी करवा दी और अगले दिन पंचायत में जाकर चिल्लाने लगा, यह बुढ़िया ही चोर है, इसकी वजह से ही गांव में यह अनहोनी हुई है। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग डर गए और बोले, अगर यह सच में जादूगरनी हुई तो ये हमें श्राप भी दे सकती है। लेकिन बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, अगर मैं चोर हूं तो चोरी का माल भी मेरे पास ही होना चाहिए। पहले ये बताओ कि मंदिर की चोरी का असली गवाह कौन है। गांव के लोगों ने इधर उधर देखा, पर कोई गवाह नहीं था। बुढ़िया ने कहा,
सच को छिपाया नहीं जा सकता। मैं एक उपाय बताती हूँ। बुढ़िया ने सबको मंदिर में बुलाया और कहा, अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो भगवान खुद चोर का नाम बता देंगे। फिर उसने गांव के सभी लोगों को बारी बारी से मंदिर में प्रवेश करने को कहा और अंदर जाकर भगवान के सामने यह बोलने को कहा, मैं निर्दोष हूँ। रघुनाथ के आदमी एक एक करके गए, पर जब रघुनाथ की बारी आई तो वह कांपने लगा। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, वह घबराकर बाहर भागने लगा। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और जब उसे सख्ती से पूछा गया तो उसने सच उगल दिया। मैंने ही चोरी करवाई थी ताकि बुढ़िया को दोषी ठहराया जा सके। समय बीतता गया और बुद्धिमान बुढ़िया की ख्याति अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के राज्यों तक फैल चुकी थी। लोग उसकी चतुराई और न्यायप्रियता की मिसालें दिया करते। लेकिन अब उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा सामने आने वाली थी। एक दिन राजा के दूत गांव में आए और उन्होंने घोषणा की, राजा ने बुद्धिमान बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाया है। अगर वह राजा की परीक्षा में सफल हुई तो उसे राज्य की सबसे बड़ी सम्मानित सलाहकार बनाया जाएगा। अगर असफल हुई तो उसे हमेशा के लिए इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। गांव के लोग घबरा गए, पर बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, जब तक दिमाग सही दिशा में चलता रहे तब तक कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती। चलो राजा की चुनौती भी देख लेते हैं। राजा के महल में बुढ़िया का स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया गया, पर राजा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने कहा, अगर तुम सच में इतनी होशियार हो तो 3 चुनौतियों को हल करके दिखाओ। अगर सफल हुई तो राज्य की मुख्य सलाहकार बनोगी, लेकिन अगर असफल हुई तो तुम्हें इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। राजा के सामने 2 औरतें खड़ी थी और दोनों एक ही नवजात बच्चे को अपनी संतान बता रही थी। राजा ने बुढ़िया से कहा, तुम्हें बिना किसी सबूत के यह बताना होगा कि असली माँ कौन है। बुढ़िया ने कुछ देर तक दोनों औरतों को देखा, फिर उसने एक चाल चली। उसने सैनिक से कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दो ताकि दोनों औरतों को उसका बराबर हिस्सा मिल सके। पहली औरत तुरंत चिल्ला उठी, नहीं, ऐसा मत करो। मैं इस बच्चे को छोड़ने को तैयार हूं, पर इसे नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरी औरत चुपचाप खड़ी रही। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, यही असली माँ है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। राजा और दरबारियों ने उसकी होशियारी की सराहना की। फिर राजा ने बुढ़िया को एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें सोने का बीज उगाकर दिखाओ, तभी तुम्हें अगली चुनौती मिलेगी। बुढ़िया ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, सोने के बीज नहीं होते। अगर कोई कहे कि उसने सोने का पौधा उगाया है तो वह झूठा होगा। राजा ने ताली बजाई और कहा, तुमने यह चुनौती भी पार कर ली। बुद्धिमान बुढ़िया अब राजा की मुख्य सलाहकार बन चुकी थी, पर उसके लिए यह कोई सम्मान पाने की बात नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वह जानती थी कि अगर उसने राजा को सही सलाह नहीं दी तो राज्य में अन्याय और अराजकता फैल सकती है। राजा ने बुढ़िया से कहा, मेरे दरबार में आए दिन लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। मुझे नहीं पता कि किसका न्याय करना सही होगा और किसका नहीं। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, न्याय वह होता है जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो। मैं आपको एक सुझाव दूंगी। उसने एक बड़ा तराजू मंगवाया और कहा, जिस व्यक्ति का मामला हो उसके पक्ष में और विपक्ष में सबूत रखकर तराजू में तोले। जिस पक्ष का वजन ज्यादा होगा वही सच्चाई होगी। राजा को यह बात समझ में आ गई। उसने बुढ़िया के न्याय के तराजू को पूरे राज्य में लागू कर दिया। राजा के राज्य में कुछ गांव ऐसे थे जहां अकाल पड़ा था। लोग भूखे मर रहे थे और किसान खेती नहीं कर पा रहे थे। बुढ़िया ने राजा से कहा, महाराज, अगर राजा की प्रजा भूखी रहे तो उसका शासन भी कमजोर हो जाता है। आपको तुरंत एक योजना बनानी होगी। राजा ने पूछा, क्या योजना हो सकती है? बुढ़िया ने कहा, राज्य के सभी अमीर लोगों से कर वसूल कर गरीबों में बांट दीजिए। साथ ही हर गांव में एक अनाज कोठी बनाई जाए जहां हर व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार अनाज ले सके, पर उसे उतना ही अनाज दिया जाए जितना वह मेहनत से वापस लौटा सके। राजा ने यह योजना लागू कर दी और कुछ ही महीनों में राज्य में भूख की समस्या खत्म हो गई। एक दिन राजा के दरबार में एक धनी व्यापारी आया। उसने कहा, महाराज,
मेरे नौकरों ने मेरे खजाने से चोरी कर ली है, कृपया मुझे न्याय दिलाए। बुढ़िया ने उस व्यापारी की आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारे पास कितना धन है? व्यापारी बोला, मेरे पास अनगिनत सोने चांदी के सिक्के हैं, मेरी गिनती में भी नहीं आते। बुढ़िया ने राजा से कहा, महाराज, जब इस व्यापारी को खुद ही नहीं पता कि उसके पास कितना धन है, तो उसे यह कैसे पता चला कि चोरी हुई है? राजा को समझ में आ गया कि व्यापारी केवल लालच में आकर अधिक धन पाने की कोशिश कर रहा था। उसने व्यापारी को झूठ बोलने के जुर्म में सजा सुना दी। समय बीतता गया और बुढ़िया की होशियारी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। राजा के दरबार में आए दिन नए नए मामले आते और बुढ़िया अपनी चतुराई से उनका हल निकाल देती। लेकिन अब उसकी असली परीक्षा होने वाली थी। एक दिन राजा को खबर मिली कि पड़ोसी राज्य का राजा युद्ध की तैयारी कर रहा है। उसने अपने सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया था और किसी भी वक्त आक्रमण कर सकता था। राजा चिंतित था। उसने तुरंत बुढ़िया को बुलाया। राजा ने कहा, माता, हमें क्या करना चाहिए? यदि युद्ध हुआ तो हमारे कई सैनिक मारे जाएंगे और प्रजा को भारी नुकसान होगा। बुढ़िया ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, युद्ध लड़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि दुश्मन वास्तव में चाहता क्या है। अगर हम उसके इरादों को पहले ही जान ले तो बिना खून खराबे के समाधान निकाला जा सकता है। राजा ने पूछा, लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, मैं स्वयं वहां जाऊंगी। राजा को पहले तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ, पर वह जानता था कि बुढ़िया की होशियारी पर संदेह करना व्यर्थ है। बुढ़िया एक साधारण ग्रामीण महिला के रूप में पड़ोसी राज्य के बाजार में चली गई। वहां उसने स्थानीय लोगों से बातचीत की और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पड़ोसी राज्य का राजा दरअसल धन और अनाज की कमी से जूझ रहा था। उसके सैनिक असंतुष्ट थे और जनता में भी अस्थिरता थी। इसलिए वह युद्ध की धमकी देकर राजा से धन ऐंठना चाहता था। बुढ़िया वापस लौटी और राजा को सब बताया। उसने कहा, अगर हम इसे युद्ध में उलझने दें तो यह हमारे लिए भी नुकसानदायक होगा, लेकिन अगर हम इसे होशियारी से हल करें तो बिना रक्त बहाए जीत सकते हैं। राजा ने पूछा, कैसे? बुढ़िया बोली, उन्हें युद्ध के बजाय मदद की जरूरत है। हम उन्हें कुछ अनाज और व्यापारिक मदद की पेशकश करेंगे, पर एक शर्त पर कि वे हमारी संधि को स्वीकार करें और हमारे मित्र बने। राजा को यह सुझाव पसंद आया। उसने पड़ोसी राजा को संदेश भेजा और सहायता की पेशकश की। पड़ोसी राजा को भी समझ में आ गया कि युद्ध से उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसने तुरंत संधि स्वीकार कर ली। इस तरह बिना तलवार उठाए ही युद्ध टल गया और दोनों राज्यों के बीच मित्रता हो गई। राजा ने बुढ़िया की चतुराई की एक बार फिर प्रशंसा की, लेकिन क्या यही बुढ़िया की आखिरी परीक्षा थी या फिर कोई और बड़ी चुनौती उसकी प्रतीक्षा कर रही थी? समय बीतता गया और बुढ़िया की चतुराई और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैल गई। राजा ने उसे अपने दरबार में सम्मानित किया और सलाहकार बना लिया। एक दिन राजा ने बुढ़िया से पूछा, माता, आपने अपने जीवन में इतनी होशियारी से हर कठिनाई का हल निकाला, क्या आप हमें अपनी सबसे महत्वपूर्ण सीख देना चाहेंगी? बुढ़िया मुस्कुराई और कहा, राजन, 3 चीजें कभी न भूलना, सत्य, धैर्य और करुणा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, इनका क्या महत्व है? बुढ़िया बोली, सत्य, अगर तुम्हारी नियत सच्ची है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। झूठ और छल से मिली जीत भी एक दिन हार में बदल जाती है। धैर्य, हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता होता है। करुणा, अगर तुम्हारे निर्णयों में करुणा होगी तो तुम्हारा राज्य सदैव खुशहाल रहेगा। जो दूसरों के दुख को समझता है वह कभी अकेला नहीं होता। राजा ने बुढ़िया की इन सीखों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने एक न्यायप्रिय शासन चलाया जिससे राज्य समृद्ध हुआ और प्रजा सुखी रही। कुछ वर्षों बाद जब बुढ़िया वृद्ध हो गई तो उसने अपना शेष जीवन समाज की सेवा में बिता दिया। लोगों के दिलों में वह केवल एक चतुर बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक ज्ञान की देवी बन गई। जब वह इस दुनिया से विदा हुई तो राजा ने उसकी स्मृति में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया जहां लोग आकर ज्ञान प्राप्त कर सके। वह पुस्तकालय केवल किताबों का घर नहीं था बल्कि बुढ़िया की होशियारी और सीख का प्रतीक था। ये कहानी हमें सिखाती है
कि होशियारी ताकत से बड़ी होती है। समस्याओं का समाधान केवल युद्ध से नहीं बल्कि समझदारी से भी किया जा सकता है। सत्य, धैर्य और करुणा ही सच्ची विजय दिलाते हैं। और इस तरह बुढ़िया की कहानी भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन उसकी सीखें युगों युगों तक अमर रहेंगी।